Welcome all friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit both the managing committee as well as ordinary society members. It has very simple language articles, draft of applications, our earlier webinars videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in a very simple, ordinary, non-technical and non-lingual language and can be easily understood by all our friends here. Today's topic is compulsory audit. हर साल एनुअल ऑडिट करना है, वो कंपलसरी है। उसके बाद में अगर वो ऑडिट ठीक से नहीं हुआ है तो आप टेस्ट ऑडिट भी करा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ऑडिट रिपोर्ट ही गलत है या इनकम्प्लीट फैक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं तो री ऑडिट करा सकते हैं। आज के विषय में अकाउंटिंग फ्रॉड्स भी कवर करते हैं और ऑडिट के डिफिकल्टीज या फ्रॉडुलेंट ऑडिट करने पे या फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स पे क्रिमिनल केसेस क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के हमारे स्पीकर साहब हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट महादेव पुरानिक साहब हैं। He is retired as a CFO of Saint Gobain Group. It is a French multinational company in India. And after retirement, he pursues his interest in professional topics जैसे कि सोसाइटी मैटर्स है, वसीयत वगैरह है, फैमिली के प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस वगैरह है और सारे कमर्शियल लॉज में अपडेट करना उनका शौक है, पैशन है। Before we invite our today's speaker, let me give you a brief on today's topic. ऑडिट करना सोसाइटी का काम है, कोई बाहर वाले का काम नहीं है और हर साल में ऑडिट करना कंपलसरी है और कंपलसरी का तारीख है 31 जुलाई उस साल का, 31 जुलाई 2023। मतलब फाइनेंशियल ईयर अकाउंट क्लोजिंग के 4 महीने का मैक्सिमम समय है। सेक्शन 75 में लिखा है ये, सेक्शन 75(2) में कि you have to complete your accounts and audit. Auditor has to put his stamp signature before the date of 31 जुलाई 2023। ये बात कोई और है कि कई बार नहीं, मेजॉरिटिवली ऑडिटर्स लेट करते हैं और पुराने डेट पे रबर स्टैम्प सिग्नेचर कर देते हैं। सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी का साठगांठ होती है, थोड़ा बहुत पैसे का लेन देन वगैरह होता होगा और
जैसे हम लोग टिपिकली सोचते हैं तो कुछ ना कहीं अकाउंट्स में गड़बड़ का भी होगा। एक कारण है सुस्ती, अपैथी, टाइम पास। भाई 4 महीने में पूरा नहीं किया, फुर्सत में करेंगे, मैं तो ऑनरेरी हूँ, सेक्रेटरी हूँ, चेयरमैन हूँ, ट्रेजरर हूँ, करेंगे फुर्सत में। लेकिन आपको ये भी देखना है कि डिले करने का मतलब है 5 साल के लिए डीबार हो जाना। सेक्शन 75(5) में अगर ये सब टाइम के अंतर्गत नहीं किया हुआ है तो 5 साल का डिबारमेंट का भी प्रोसीजर है उसके अंदर। आपने ऑडिट कब खत्म किया है? ऑडिट खत्म करने के बाद में आपको मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में वो ऑडिट को अप्रूव करना है। तो ये एक तरीका है ये पता लगाने का कि ऑडिटर ने आपको ऑडिट कब करके दिया हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने अगस्त के में एमसी मिनट्स में ये नहीं लिया हुआ है कि अकाउंट्स वगैरह ऑडिट होके आ गया है एंड वी hereby अप्रूव द ऑडिट रिपोर्ट, और डायरेक्टली सितंबर महीने में आ गया, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपको एक्चुअली ऑडिट रिपोर्ट जुलाई 31 का सिग्नेचर नहीं है, उसमें कहीं ना कुछ फ्रॉड है। ऑडिट से संबंधित 3 महत्वपूर्ण सेक्शन है, 75, 81 और 82। एक ऑडिटर सिर्फ 3 साल ऑडिट कर सकता है कंटिन्यूसली, चौथे साल कंटिन्यूसली नहीं कर सकता है, 1 साल का गैप छोड़ के फिर से वो ऑडिट कर सकता है। टेस्ट ऑडिट विशेष मुद्दों पर, पॉइंट्स पे आप टेस्ट ऑडिट के लिए डिमांड कर सकते हो। पूरा का पूरा री ऑडिट करना है तो वो एक इंडिविजुअल मेंबर भी एप्लीकेशन दे सकता है उसके खुद के खर्चे पे। अगर सोसाइटी को ऐसा लगता है कि नहीं, पिछले मैनेजिंग कमेटी ने ये मिस्टेक किया हुआ है या ये चीज़ें छुपाई हैं या इसका कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी ऑडिट रिपोर्ट बन गया है, एक्सपेंडिचर दिखा दिया हुआ, जैसे उदाहरण के तौर पे 5 लाख रुपए सिक्योरिटी एक्सपेंसेस का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दिया, लेकिन हकीकत में सोसाइटी में 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी एक्सपेंस का वाउचर नहीं है, बैंक स्टेटमेंट भी टैली नहीं हो रहा है कि भाई उस सिक्योरिटी एजेंसी को 5 लाख रुपए दिया हुआ है। तो जब इस तरह का डाउट आता है तो सोसाइटी देमसेल्व्स, खुद सोसाइटी जनरल बॉडी का अप्रूवल लेके उसको री ऑडिट करा सकती है सेक्शन 81(6) के अंदर में, खुद के खर्चे पे, और आगे बढ़ सकती है। कई बार सोसाइटियों में ऐसा होता है कि 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल तक ऑडिट नहीं होता है, टाइम पे निकल गया, वो भी एक इलीगल चीज़ है। वो बोली मैनेजिंग कमेटी डिसमिस और डिबार किया जा सकता है 5 साल के लिए। री ऑडिट जो है सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 साल के लिए किया जा सकता है, 6 साल, 7 साल, 10 साल के लिए नहीं किया जा सकता। डिपार्टमेंट का वैसा वाला सर्कुलर है। इसके आगे की जानकारी के लिए लेट मी इनवाइट, अपने सारे दोस्तों के बिहाफ में आई एम इनवाइटिंग मिस्टर महादेव पुराणिक टू ब्रीफ अस फर्दर इनटू टुडेज टॉपिक। We welcome you, Mahadev sir, and I request you to take over and please proceed Yeah. Good with your evening. lecture. Yeah. Thank you, sir. Good evening, Welcome, all sir. the friends, and thank you, Agarwal sir, to give me an opportunity to speak on the topic. In fact, I had spoken on this topic somewhere around 7 to 8 months back, but it was good opportunity for me to refresh. कुछ बातें मैं हिंदी में कहूँगा, कुछ बातें मैं इंग्लिश में कहूँगा। सो पार्डन मी, कई कई वर्ड में गलत वगैरह हो गया तो अग्रवाल साहब ने अभी ब्रीफ तो आप लोगों को कर दिया है। आज मैं टॉपिक कवर करूंगा, उसमें मैं लीगल बात नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बात करूंगा, क्योंकि लीगल तो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन उस लीगल को लीगल वे में न जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज एमसी क्या कर सकती है और मेंबर क्या कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो आज की
आज के सेशन में मैं दो लेटेस्ट सर्कुलर कवर करूंगा क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है। एक सर्कुलर है 19 जून 23 का, जिसके ऊपर टेस्ट ऑडिट री ऑडिट पर पूरा प्रोसीजर लिखा है, और दूसरा है 4 मई 2023 का सर्कुलर है, जिसमें उन्होंने प्रोसीजर बताया कि अगर ग्रीवेंस कमेटी कैसे फॉर्म करना है, ऑडिट के बाद क्या करना है, और एमसीएनी कमेटी के बाद कितने दिन में मिनट लिखना है, और अगर क्या क्या प्रोसीजर उन्होंने दिया है। तो एक तो बात अच्छी हो गई है, आप लोगों ने शायद ये 19 जून 23 का सर्कुलर पढ़ा होगा। द फर्स्ट टाइम government has made a good attempt to bring in the transparency in the entire process of initiating and conducting the test audit or re-audit. तो ये अच्छा काम गवर्नमेंट ने किया इस साल में। हालांकि जैसे अग्रवाल साहब ने बोला है, ये सब 75, 81 में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बहुत 2010, 2018 वगैरह बहुत सारे सर्कुलर इशू किए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस टाइम पे एक सर्कुलर इशू करके पूरा प्रोसीजर गवर्नमेंट ने इसमें बता दिया है। अब ये टेस्ट ऑडिट क्या है? टेस्ट ऑडिट सेक्शन 81(3) में आता है। वो क्या बोलता है कि रजिस्ट्रार ऑन हिज ओन या मेंबर या सोसाइटी रजिस्ट्रार को लिखे तो रजिस्ट्रार स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर टेस्ट ऑडिट कर सकता है। री ऑडिट के बारे में क्या कहते हैं कि, और ये कौन से टाइप के ऑडिट होते हैं? एनुअल ऑडिट, टेस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, परफॉर्मेंस। लेकिन कॉस्ट परफॉर्मेंस ऑडिट जो सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्पेशल ऑडिट, री ऑडिट, स्पेशल ऑडिट बैंक के लिए वगैरह है, तो इस लिखा हुआ है। री ऑडिट के बारे में भी क्या लिखा है कि सिमिलर कि if it appears to the registrar on an application by the society or otherwise, यानी और means what, सोसाइटी ने लिखा या रजिस्ट्रार अपनी खुद सीओ मोटो भी that it is necessary or expedient to re-audit any accounts of the society, the registrar may by order provide for such re-audit, and the provision is applicable to audit of a shall apply to such audit. तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले मनमानी कारोबार होता था कि टेस्ट ऑडिट कब करना है, कैसे करना है, प्रोसीजर, री ऑडिट कैसे। तो अभी उन्होंने पूरा आइटम पॉइंट बाय पॉइंट प्रोसीजर दिया हुआ है कि जो गवर्नमेंट ने फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट, और उसमें हर एक चीज में टाइम लिमिट दिया है। लेटर रिक्वेस्ट आने के बाद कितने दिन में क्या क्या एक्शन लेना है। तो ये मैं पॉइंट जो है ब्रीफ में आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरा एस्पेक्ट गवर्नमेंट प्रोसीजर पे नहीं रहेगा। मेरा एस्पेक्ट ये रहेगा कि हम एज अ सोसाइटी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं ताकि हमको उस स्टेज में जाना ना पड़े। दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। पहले ये टेस्ट ऑडिट या री ऑडिट करने के पहले ये है कि रजिस्ट्रार को देखना है कि पर्टिकुलर पीरियड के लिए ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये पहले उसको खातिर करना है। दूसरा यह है कि जो किसी ने मान लो कंप्लेंट किया है कि ऐसे ऐसे फलाना इसमें, तो पहले रजिस्ट्रार को ऑडिट रिपोर्ट में देखना है कि जो कुछ भी इरेगुलरिटी किसी ने कंप्लेंट की है ये ऑडिट रिपोर्ट में आई है क्या नहीं आई है, वो भी उनकी जिम्मेदारी है उस देखने के लिए। फिर देखना है कि दूसरा पॉइंट क्या देखना है कि कंप्लेंट आने के बाद और ऑडिटर ने वो रिजॉल्व करके लिया है नहीं, और उसको इश्यूज को एड्रेस किया है या नहीं, वे भी उसको खातिर करना है। देन फिर टेस्ट ऑडिट का रिपोर्ट यानी रिकमेंडेशन करने के टाइम ऑडिटर हैज टू राइट अपना गवर्नमेंट द कंसर्न रजिस्ट्रार हैज टू द स्टाफ और डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस हैज टू राइट the name of the statutory auditor, address, registration number, period of audit should be mentioned, and time and how much time will it take, that also he has to mention in the report कि कितना टाइम लगेगा ये ऑडिट
पूरा करने में। ऐसे नहीं कि आज सब रजिस्ट्रार ने लिखा और 5 साल से कुछ हुआ नहीं करके। और टेस्ट ऑडिट जब होगा, जो अगर मान लो किसी ने सोसाइटी ने लिखा है या ऑडिटर रजिस्ट्रार को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही टेस्ट ऑडिट करना है, तो वो कौन से पॉइंट पे ऑडिट करना है वो भी उसमें लिखना है कि अब कौन से टेस्ट ऑडिट करना है। बाद में जिसने किसी ने कंप्लेंट किया, मान लो सोसाइटी ने कंप्लेंट किया है या कोई मेंबर ने कंप्लेंट है, तो जब रिकमेंडेशन गवर्नमेंट करती है ऑडिट, तो उसमें वो कंप्लेनेंट का नाम भी लिखना चाहिए कि इसके ये आदमी ने कंप्लेंट किया है, इसलिए हम लोग ये टेस्ट ऑडिट कर रहे हैं। और दूसरा, मान लो कि रजिस्ट्रार को ऑन इज ओन अगर उसको टेस्ट ऑडिट करना है या री ऑडिट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको एक फ्लाइंग स्क्वाड भेज सकता है और फ्लाइंग स्क्वाड भेज के प्रीलिमिनरी अकाउंट चेक कर सकते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड का प्रोविजन एक्ट में भी है, लेकिन ये प्रोसीजर में स्पेसिफिकली इसमें लाया था। फ्लाइंग स्क्वाड का पर्पस क्या होगा, इट विल रिड्यूस द टाइम पीरियड टू कंडक्ट अ टेस्ट ऑडिट एंड री ऑडिट। देन जैसे मैंने पहले बोला, द रीजंस कि टेस्ट ऑडिट करने के लिए क्या पॉइंट है, वो स्पेसिफिक पॉइंट्स, ऑब्जेक्शन एक्सेट्रा उसमें उसको रेकमेंड करना पड़ेगा। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लो जैसे अग्रवाल साहब ने बोला कि अगर सोसाइटी री ऑडिट मांगती है, टेस्ट ऑडिट मांगती है या मेंबर मांगता है, तो वो मेंबर या सोसाइटी हैज टू पे फॉर द टेस्ट ऑडिट और री ऑडिट। गवर्नमेंट विल नॉट स्पेंड ऑन इट अनलेस गवर्नमेंट इज डूइंग सुओ मोटो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और टेस्ट ऑडिट या री ऑडिट रिकमेंड करने के पहले जो जिसने कंप्लेंट उससे पेमेंट गवर्नमेंट लेगा पहले कि भाई ये, उसके बाद ही टेस्ट ऑडिट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी पहले पेमेंट लेंगे, बाद में ही वो ऑडिट का प्रोसेस चालू करेंगे। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट ऑडिट या री ऑडिट रिकमेंड करने के पहले गवर्नमेंट इसको ऑडिटर को, कंप्लेंट को पूरी सवाल पूछ लेगी और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगेगी, भाई इस पॉइंट के ऊपर कंप्लेंट आया हुआ है, इसके ऊपर आपको कुछ कहना है क्या। उनको पूरी टाइम दिया जाएगा और उस टाइम से उन्होंने क्या क्या रिप्लाई लिखा है वो सब वो रिपोर्ट उनके रिकमेंडेशन में आ जाना चाहिए। एंड उसमें क्या लिखा है, बिफोर पासिंग द ऑर्डर to start the re-audit or to test audit, a speaking order has to be passed। कुछ विशी वाशी 2-3 लाइन का ऑर्डर नहीं पा सकते हैं कि रजिस्ट्रार has to be convinced the reasons behind it and then only he has to recommend to his higher authority। दूसरा उन्होंने क्या दिया है, points to be considered while issuing the order of test or re-audit। अभी इसमें एक अच्छी सुविधा क्या है लॉ में कि इफ इट इज रिक्वायर्ड 5 years past re-audit can be done। 5 years that also is there if the government finds कि अगर कंप्लेंट है कि 1 साल में नहीं है, पहले साल में भी है, तो पूरा 5 साल का भी री-ऑडिट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, that whether the audit has not been conducted as per provision or rules, registrar has to convince himself whether the audit has been conducted by the statutory auditor as per the law, bylaws, rules and not, or circulars followed or not, whether any important दूसरा पॉइंट क्या है कि ये भी देखना है कि ऑडिटर ने कोई एक पॉइंट इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसमें लिखा है कि नहीं, ये भी उसको एसर्टेन करना बहुत जरूरी है। तो ये सब पॉइंट उसमें है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इन आइटम्स टू बी इंक्लूडेड व्हाइल पासिंग द ऑर्डर टू स्टार्ट द ऑडिट और री ऑडिट। तो एक तो क्या है, कौन से आइटम पे टेस्ट ऑडिट होगा एंड उसका टाइम लिमिट भी लिखा जाएगा, टाइम लिमिट फॉर री ऑडिट भी लिखा जाएगा। फिर क्या है, देन अगर जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर टेस्ट ऑडिट या री ऑडिट सोसाइटी या मेंबर ने मांगा है तो उसने उनका फी का पेमेंट किया है कि नहीं वो भी रिपोर्ट में आना चाहिए।
And in case nothing is specific about the fee or anything, then government do audit on its own and no audit fees required to be paid by the society or its member. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 साल तक गवर्नमेंट री ऑडिट कर सकता है, वो सेक्शन में है, लेकिन सर्कुलर में उन्होंने एम्फोसाइज किया है अगर जरूरत हो, ताकि ऐसे नहीं हो कि पहले पिछले 4 साल में जो हो गया गंगा में मिल गया, ऐसा नहीं है. 5 साल तक वो पीछे जा सकते हैं. ओके. और दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो ऑडिट होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिटर होगा, यानी उन्होंने भी वो बहुत प्रोसीजर दिया है. वो ऑडिटर जो होगा, जो स्टैट्यूटरी के से सीनियर होना चाहिए, बहुत सारे प्रोसीजर, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना तक ख्याल किया है कि किसी को भी भेज के, जूनियर स्टाफ को भेज के ऑडिट करने का उनका इंटेंशन नहीं है. तो ये उन्होंने पूरा प्रोसीजर दिया है. अभी मैं ये दूसरे सर्कुलर के साथ लिंक कर रहा हूं. अब ये गवर्नमेंट की बात है, उसके पहले हम लोग क्या कर सकते हैं. तो इसलिए गवर्नमेंट ने अभी वो 4 में 23 पे सर्कुलर में क्लियरली लिखा है कि ईच एंड एवरी सोसाइटी हैज टू हैव अ ग्रीवेंस कमेटी. हर सोसाइटी में ग्रीवेंस कमेटी होना बहुत ही जरूरी है. आप लोग ने भी शायद देखा होगा पिछले 1 साल में आपके ज्यूरिडिक्शन डीआरसीएस बोलता होगा भाई ग्रीवेंस कमेटी फॉर्म करो. तो इसका मतलब यही है, भले ग्रीवेंस कमेटी बायलॉज में लिखा, लेकिन इन्होंने पूरा क्लियर कट लिखा है कि कैसा कैसा होना चाहिए. अब ये ग्रीवेंस कमेटी जो है उसका चेयरमैन कौन होगा, he will be appointed by a society in the AGM who is not a MC member. That means any ordinary member of a society should become a chairman of that grievance committee. Then there will be one member in the grievance committee, again who is not a committee member, to be selected by the general body to bring in more and more transparency. Third, should be one MC member from the current MC. Fourth, the auditor of the society, which is a very important point. And fifth is a representative of a federation. Now, federation ka representative, now we have to, I don't know, we have to check with registrar or we have to write to federation and they will nominate somebody. तो ये क्या होगा, अगर मान लो मेंबर ने कोई कंप्लेंट किया है एमसी को और एमसी ने सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया है, तो मेंबर हैज टू अप्रोच टू द ग्रीवेंस कमिटी विथ ऑल हिज प्रॉब्लम्स, क्वेरीज एंड एवरीथिंग. And the grievance committee has to give its decision within 45 days of the receipt of the complaint and conveying to the complainant. That means देखिए 5 लोगों की रिव्यू कमिटी, ग्रीवेंस कमिटी रहेगी, जिसमें ऑर्डिनरी मेंबर भी होगा, एमसी मेंबर भी होगा, ऑडिटर भी होगा और रिप्रेजेंटेटिव. सो उसमें क्या होगा, बैलेंस भी हो जाएगा, ताकि ऐसे नहीं कि सोसाइटी के लोग खाली है और कुछ ना कुछ हशप करके रिपोर्ट दिया, ऐसे नहीं होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने सुविधा लाई है, इसका सबको फायदा होगा. ये स्टेज क्यों होगा, ताकि इसका प्रेशर, अभी क्या होता है, लोग डायरेक्ट रजिस्ट्रार को कंप्लेन करते हैं, लेकिन इसके बीच में एक लेयर आ गया है. दैट लेयर इज आल्सो प्रपोज्ड विद बैलेंस लेयर, सो दैट there should not be vindictive situation or favorable situation, because the grievance committee also has to pass a speaking decision कि उन्होंने ये डिसीजन पे क्यों आए हैं. तो बहुत अच्छी सुविधा है. और अगर ये ग्रीवेंस कमिटी की अगर डिसीजन के ऊपर मेंबर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो मेंबर कैन कंप्लेन टू DRCS and he will follow his process of test audit, re-audit or investigation, inspection, all that. and उसके लिए भी टाइम लिमिट स्पेसिफाई किया हुआ है. दूसरा एक 4 में 23 के में और एक अच्छा पॉइंट लाया है कि with due respect to all the people who come into the MC, MC के हर मेंबर को हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं
कि उसको पूरा एक्ट, पूरे रूल्स, पूरे बायलॉज, पूरे सर्कुलर का नॉलेज होना चाहिए। आज की फास्ट मूविंग वर्ल्ड में इट इज नॉट करेक्ट टू एक्सपेक्ट दैट दे मस्ट बी एक्सपर्ट इन ऑल द सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हर आदमी इस फील्ड से नहीं रहता है, कोई इंजीनियर रहता है, कोई आर्किटेक्ट या कोई टेक्निक रहता है, अलग अलग फील्ड से आते हैं, तो उनको सेटल होने में टाइम लगता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ईच सोसाइटी शुड एंगेज अ मैनेजर who has a knowledge of all these act, rules and bylaws, who will advise the committee from time to time. अब ऐसे भी हो सकता है कि एक मैनेजर को रख के एक सोसाइटी खर्चा नहीं कर सकती है, तो उन्होंने क्या बोला है, अ ग्रुप ऑफ सोसाइटीज कैन एंगेज वन मैनेजर एंड दे कैन कोऑर्डिनेट विथ हिम एंड आस्क फॉर हिज एडवाइस। इसमें फायदा क्या होगा कि हम मेंबर लोग क्या सोचते हैं, अरे सोसाइटी ने ये गलत किया, बायलॉ पढ़ा नहीं, अरे लेकिन सोसाइटी कहाँ बायलॉ पढ़ते रहेगी? इसके लिए उनको किसी का तो एडवाइस लेना बहुत जरूरी रहेगा कि भाई हमें बताओ, ये हम करना चाहते हैं, ये प्रोसीजर सही है, गलत है, बायलॉ से या लॉ से मिलता है नहीं मिलता है। अगर वो मैनेजर बोलेगा ठीक है, तो वो कल बता सकते कि भाई हमको मैनेजर ने एडवाइस किया था, तो इस हिसाब से हम लोगों ने एक्शन लिया है। तो ये बहुत अच्छी प्रोविजन लाई है गवर्नमेंट ने। तो अभी जैसे अग्रवाल साहब ने बताया कि ये सब फॉलो ना करने के क्या हो सकता है, तो सबसे मेजर सेक्शन है सेक्शन 78। सेक्शन 78 के अंदर रजिस्ट्रार सोसाइटी को और एमसी को डिस्क्वालीफाई कर सकती है एंड दे कैनॉट बी री इलेक्टेड फॉर 5 years। देन ही कैन अपॉइंट द एडमिनिस्ट्रेटर ये वगैरह। अब एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने में भी उन्होंने अच्छा प्रोविजन लाया है, प्रावधान लाया है कि there should be one member from the society and there should be one member from the registrar's office in addition to administrator। one minimum member has to be there। उसमें भी उन्होंने ऐसे नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटर अपनी मनमानी करे कि भाई, तो सोसाइटी का मेंबर को भी मालूम पड़ेगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर काम ठीक से कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, प्रोसीजर फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। अभी तक कैसे होता था, 3 मेंबर सामने नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो जाता था, वो जो अपना मनमानी कारोबार करके चला जाता था और बाद में मालूम पड़ता था कि उन्होंने कुछ ठीक से किया नहीं, वो मिनट लिखेगा नहीं, वो ऑडिट प्रॉपर टाइम पे करेगा नहीं, ये सब होते थे। तो इसके ऊपर भी उन्होंने अच्छा प्रावधान लाया है। तो अभी मैं ऑफेंसेस वगैरह है, फाइनेंशियल पेनल्टीज है, क्रिमिनल ऑफेंसेस ऑन सीरियस केसेस आर देयर, बट माय एम्फसिस इज मोर ऑन preventive actions rather than corrective actions। तो अब मैं I will break down my practical experience। I will suggest such ways and means कि हम लोग क्या कर सकते हैं। Generally I would say first and foremost thing कि first we should have in our mind as members or anybody in a society that please know the MC is not our servant। MC is a statutory body rendering voluntary services for the benefit of members and for the betterment of the society। The problem with us is, I include myself or many people, we expect that the MC is available 24/7 for any problem। That is not the correct thing, because MC is nothing but our own people, our own neighbors। They are not sitting with some different cap or hat on their head कि मैं MC हूँ तो मुझे सब पता चलता है करके। It is not like that। So it is the cooperative sector means there has to be cooperation between MC as well as the members। दूसरा चीज, अभी मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑडिटर फ्रेटर्निटी बहुत सारी जिम्मेदारियां ऑडिटर के ऊपर डाली है। क्यों? कुछ हो गया तो पहले पूछते हैं ऑडिटर क्या कर रहा था। अकॉर्डिंग टू माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग द ऑडिट फी इज मिनिस्क्यूल इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। इट इज 100 rupees per member। Assuming there is a society of 100 members, you know what is the fee of the auditor? 10,000 rupees। Now 2000 कोविड के पहले 10,000 की वैल्यू क्या थी और आज 2023 में 10,000 की वैल्यू क्या है, हम लोग सोचना चाहिए।
It is not even 5,000 rupees. And we expect moon from the auditor, though he is duty bound to follow the process of the law. But it is our responsibility to recommend through people like Agarwal sir and our group to recommend government to increase the fees of the auditor so that they can do justice to the job. आज 10,000 में आदमी, do you expect him to spend 1 month to do audit within 10,000 rupees? It is incorrect. So ये गवर्नमेंट ने भी कुछ इसके ऊपर सुलह देनी चाहिए. I would urge Agarwal sir to really recommend government through this channel, to this forum, to increase the fee of the auditor. Okay. दूसरा मेरा पॉइंट मैंने पिछली बार भी एम्फसाइज किया था कि बड़ी सोसाइटी जो है, आजकल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं या क्या है, तो हर सोसाइटी ने एक इंटरनल ऑडिट अपॉइंट करना बहुत जरूरी है. हम लोग आज की तारीख में क्या होता है कि मेंटेनेंस 10% भी बढ़ाएंगे ना तो हम लोग पुन जलने चालू होता है. हम लोग क्यों पूछता है, नहीं सोसाइटी पैसा खाता है, ऐसे नहीं है. जैसा मैंने आपको बताया कि 2019 में जो 100 रुपए को चीज मिलती थी वो आज 200 रुपए में मिल रही है. कोई भी मुझे बताइए जो चीज तो उस हिसाब से खर्चे भी बढ़ रहे हैं, सोसाइटीज के मेन बढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर विजिलेंस नहीं लेकिन ठीक से होना ही रहा. इसके लिए इंटरनल ऑडिट होना बहुत जरूरी है. ये इंटरनल ऑडिट का काम क्या होना चाहिए, ही शुड चेक द प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स कि भाई हर चीज. और दूसरी चीज क्या है, हर सोसाइटी ने एक एसओपी बनानी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के. भाई मान लो कि कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट देना है तो ये प्रोसीजर होना चाहिए, कुछ भी फ्लैट ट्रांसफर करना है डेथ के बाद तो ये लीगल प्रोसेस करना है. अगर होगा तो कल कोई भी एमसी आए उनको ये प्रोसीजर फॉलो करना है. और इंटरनल ऑडिट का फायदा क्या होगा, देखिए हम लोग स्टैट्यूटरी ऑर्डर से सब एरिया कवर करने की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं. इसलिए इंटरनल ऑडिट होना क्यों जरूरी है कि उसको हम लोग मैंडेट दे सकते हैं मेंबर्स या एमसी कि भाई हमें फलाना एरिया चाहिए कि ताकि हम शांति से सो सके. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं अर्ज करूंगा कि भाई members must recommend to the society MC that please appoint auditor. We don't mind paying more fee, but you are also at peace and we are also at peace. And he need not be expert in law, but at least he should check the processes, what is followed by the society, and why there is no scope for fraud, there is no scope for misappropriation, so that what it will happen is जो कुछ हो रहा है तुरंत मालूम पड़ेगा. से फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिट को बोल सकते हैं कि भाई क्वार्टरली ऑडिट दे दो, और एक क्वार्टरली ऑडिट सबको सर्कुलर होना चाहिए पूरे मेंबर्स को, नॉट ओनली एमसी. देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी, दैट मेंबर को भी मालूम पड़ेगा कि भाई कहाँ गलत जा रहा है, क्या एक्टिव एक्शन ले रहे हैं. टाइम टू टाइम अगर हो जाएगा ना तो ये टेस्ट ऑडिट री ऑडिट करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट. और छोटी सोसाइटी भी अगर इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है वेल एंड गुड. देखिए उनके यहाँ क्या होता है, मेंटेनेंस कम रहता है, मेंबर 10-50 रहते हैं, लेकिन कुछ तो प्रोसीजर होना बहुत ही जरूरत है. दूसरा चीज, एक सेक्शन 154B ने लिखा है कि द एमसी मेंबर्स मे अंडरगो द ट्रेनिंग ऑफ लॉज एंड बायलॉज, बट आई वुड एम्फसाइज दैट ईच एवरी मेंबर एमसी मेंबर मस्ट अंडरगो ट्रेनिंग. अभी तो गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ये भी रेकमेंड कर रहे हैं कि फेडरेशन में मेंबर्स आल्सो कैन गो एंड अटेंड द सेमिनार वेयर दे कंडक्ट द ट्रेनिंग, व्हिच इज अ गुड मूव. द रीजन बीइंग सब प्रॉब्लम कब शुरू हो जाते हैं कि एमसी को पूरे बायलॉ सेक्शन एक्ट रूल मालूम नहीं रहते हैं, और वी कैन एक्सपेक्ट देम टू अपडेट एवरी डे कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ. 2020-21 में एक सर्कुलर निकला है कि ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी इन मराठी. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ मेंबर्स आर अवेयर. अगर वो मराठी में नहीं चाहिए तो हर एक सोसाइटी मीटिंग बुला के मेंबर को बोलना है कि भाई ऑडिटर बोला है लेकिन हमारे यहाँ कॉस्मोपॉलिटन लोग है तो हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे. वो रिजोल्यूशन पास करके रजिस्ट्रार को दे दो, ऑडिटर को कॉपी दे दो, इंग्लिश में रिपोर्ट ले लो. अभी ऐसे प्रावधान आते हैं, हम लोग हर आदमी नहीं ट्रैक रख सकता है. ये सब बहुत सारे नए चीज आती रहती है. वो
इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोई मैनेजर जो ऐसे हो नॉलेजेबल हो, उनको सोसाइटी को टाइम टू टाइम एडवाइस कर सके और टाइमली एक्शन ले सके। लेकिन मैं ये तो कहूंगा कि एमसी मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू एटलीस्ट नो द बायलॉज, इफ नॉट एक्ट, इफ नॉट रूल, बट मिनिमम बायलॉज, क्योंकि बायलॉज आर फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। उसमें भी नॉलेज हो गया तो भी बहुत हो गया। दूसरी बात, अभी एक्ट में प्रोविजन है कि ऑडिटर हैज टू बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी एजीएम। आप मुझे बताइए, पार्टिसिपेंट लोग हैं, कितने इस सोसाइटी एजीएम में ऑडिटर प्रेजेंट रहता है? प्रोविजन ही मालूम नहीं है। ऑडिटर को नोटिस जाना मांगते हैं एजीएम का, सब क्या क्या तो जाना चाहिए, और ऑडिटर को अटेंड करना जरूरी है। अभी वो उसको बुलाने तो आएगा कहां से? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेंबर ने अवेयरनेस लाना चाहिए कि भाई ऑडिटर कहाँ है, उनको बुलाओ, हमें कुछ सवाल पूछने हैं अकाउंट्स के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी एक भी रेकमेंड मेंबर लोग कर सकते हैं कि भाई हमको ऑडिटर के साथ एक एजीएम के पहले मीटिंग करना है। ये मीटिंग का मकसद मिस्टेक पॉइंट आउट करना नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ क्या क्या इंटरनल प्रोसेस के प्रॉब्लम्स है, हमें उसमें कैसे उसके ऊपर सुविधा रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, ताकि आइंदा ये मिस्टेक या ये गलतियां नहीं होगी। ये दोनों चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ एमसी के ऊपर छोड़ देते हैं, which is not correct. It is a cooperative society. It should happen with the cooperation of both the parties. That is very, very important. मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अभी कभी कभार क्या होता है कि बिल्डिंग का मेजर रिपेयर आता है, लाखों करोड़ों का खर्चा होता है। तो मेंबर लोग बोलते हैं एमसी ने डिसाइड कर लिया, वो क्या करे हमको पता नहीं है, हमको लगता है कि उन्होंने पैसा खाया करके। बट एमसी की भी जिम्मेदारी कि भाई एक सब कमिटी फॉर्म करो जिसमें एमसी के भी मेंबर्स हो और ऑर्डिनरी मेंबर जो उनकी ज्वाइंट कमिटी बनाओ। उनको बोले कि भाई तुम लोग कोटेशन, तुम लोग क्या क्या रिपेयर करना है इसका असेसमेंट करो, पीएम को अपॉइंट लेके आओ, उनका कोटेशन लेके आओ, फिर उनका स्टडी करो और ऑडिट करो। उसमें क्या होगा कि एमसी भी है इन्वॉल्व है, सोसाइटी के मेंबर इन्वॉल्व है, तो उसमें कोई एक आदमी का मनमानी होने का करने का चांस बहुत कम हो जाता है। इट बिकम्स अ इंक्लूसिव डिसीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बाद में बोलते हैं अरे इन्होंने इतना खर्चा किया, मालूम नहीं काय के लिए किया है, इसने पैसा काय। लेकिन अगर ये मेंबर लोग अगर साथ साथ मिलके, सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब सबका साथ होगा। So that aspect also we as common people must remember in mind. दूसरा एक पॉइंट है, अभी गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले 2015 उसके 2010 में एक पूरा ऑडिट मैनुअल इशू किया है which is about 234 पेजेस उसमें। लेकिन वो क्या है, उसमें सब सोसाइटीज है, बैंक तो, लेकिन अच्छे उन्होंने प्रोसीजर दिए हैं। तो सोसाइटी ऑडिटर को एक भी सवाल ऑडिट रिपोर्ट में कवर करना चाहिए कि भाई आप लिख दो सेपरेटली कि मैंने ऑडिट मैनुअल के हिसाब से ऑडिट किया है, क्योंकि बहुत डिटेल्ड है वो। और ऑडिटर की जिम्मेदारी बनेगी भाई वो लिखने के पहले कि भाई मैंने पूरा ऑडिट मैनुअल के हिसाब से ऑडिट कर दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद या कितने लोग ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं या कितने लोग अकाउंट पढ़ते हैं, सिर्फ एजीएम में आके सवाल पूछने चालू करते हैं। इसके लिए जो मेंबर लोग ऑडिट रिपोर्ट नहीं समझ आए तो किसी मेंबर, सोसाइटी के मेंबर में कोई सीए रहा हो, कोई क्वालिफाइड, उसको पूछ लोगे भाई ऐसे आपको क्या समझ है, उसको बैलेंस शीट समझा दो जरा, क्या इसमें सुधार ला सकते हैं, क्या गलत गया है। तो ताकि एजीएम अटेंड करने में और सवाल पूछने में there will be some relevance, ताकि अरे ये पर्चा क्यों बढ़ा, वो खर्चा क्यों बढ़ा, उससे मतलब नहीं होता है। बिकॉज एमसी ऑल्सो हैज आंसर्स फॉर एवरीथिंग, बट merely making allegations and criticizing is not healthy for the
कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि, और दूसरी चीज हमें ये भी देखना है कि ऑडिट में सोसाइटी ने पूरा ऑडिट रिपोर्ट दिया है कि नहीं। बहुत सारी जगह क्या होता है, सिर्फ बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दे देते हैं। पूरा ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 1A वगैरह जो है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है, वो भी सबको सर्टिफिकेट करना बहुत जरूरी है। और मान लो उसमें 3 टाइप के रेटिंग रहते हैं, A, B and C। A is top class, B means some improvement required, C means there are some weaknesses। तो मान लो अपनी सोसाइटी में B या C आया, तो अपनी जिम्मेदारी होती है और MC को AGM में पूछेंगे भाई हमको C क्यों मिला है, इसका कारण क्या है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, हम लोग कैसे सुधार ला सकते हैं। अगर हम लोग नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। तो ये सब बातें ऑडिट रिपोर्ट में रहते हैं। ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सारे उन्होंने इरेगुलरिटीज भी लिखे रहते हैं कि शेयर रजिस्टर अपडेट नहीं किया है, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर अपडेट नहीं किया है, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो पढ़ के पूछना अपनी जिम्मेदारी है। तो ऑडिटर ने रिपोर्ट किसके लिए बनाया है, अपने लिए बनाया है। तो ये जब हमारी इन्वॉल्वमेंट होगी तभी किसी को लगेगा जिम्मेदार है। जब इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो जिम्मेदारी किसी को लगेगी भी नहीं। क्या रे होता क्या है, exactly 14 days before the AGM the accounts are sent, nobody reads, it goes into some envelope and suddenly the papers are taken out for the AGM and some questions are asked, some people don't even bother to read। तो जब तक ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक कुछ भी हम इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते हैं। अब कुछ पॉइंट मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई बैलेंस शीट हर एक को नहीं समझेगी, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें भी हम लोग कर सकते हैं किसी की हेल्प लेके। कि पूछो भाई सिंकिंग फंड आप लोग ने 10 लाख हमारे से रिकवर किया और इन्वेस्टमेंट 9 लाख क्यों हो गया, 1 लाख कहाँ गया। ये सब छोटी छोटी चीजें। रिपेयर फंड आप लोग ने हमसे 25 लाख लिया था, लेकिन उसका FD में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20 लाख हो गया, 5 लाख का क्या हो गया। सेविंग में पड़ा है तो सेविंग में क्यों पड़ा है, या तो आप लोग ने मेंटेनेंस के लिए यूज किया है क्या। ये जब सवाल पूछूं। दूसरी कैसी चीज, कोई सवाल ऐसे भी होते हैं कि भाई सोसाइटी के बुक्स में लॉस है और कोई इनकम टैक्स की प्रोविजन भी नहीं की है। अब सोसाइटी में कैसे होता है, भले लॉस में हो लेकिन किसी नेशनलाइज्ड बैंक से इंटरेस्ट इनकम आया हो या किसी नॉन मेंबर से इनकम आया हो और 10,000 के ऊपर होगा तो टैक्स भरना पड़ता है। लोग क्या लगता है, अरे मेरे को लॉस है, मेरे को टैक्स नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। सो ये शायद MC को भी मालूम नहीं रहता, कभी कभी मेंबर लोग भी मालूम नहीं रहता है। फिर ये भी अपना पूछना जरूरी है कि भाई MSCB बिल पेनल्टी कुछ लगा है क्या, क्यों लगा है, टाइम पे पेमेंट क्यों नहीं हो गया है, GST टाइम पे नहीं भरा है, पेनल्टी कितना लगा है। ये छोटी छोटी बातें रहती है ना, उससे क्या होता है, MC also will be vigilant कि बाबा I will be asked to why I did not make the payments on time. So they will also feel accountable for it. When we don't ask for it, then nobody will answer on their own. तो मैंने दूसरा पॉइंट मैंने इंट्रो ऑडिट का ऑलरेडी कवर कर दिया है कि इंट्रो ऑडिटर को जो है what is important for the internal auditor in a housing society, he has to check the process of decision making to finalize any order, whether proper quotation process is followed or not, payment process, he has to do the trail of the audit, trail of the payment, whether the society's funds are effectively put to use or not, whether money is not kept idle for long time in saving account, cross verification of assets of society with the records maintained, whether any assets are disposed of during the year, what process has been followed, then any major repair, whether for major repairs, whether a proper tendering process, AGM process has been followed or not followed. All these are important points. और दूसरी बात ऐसी है कि members, those who are knowledge can also help the MC to prepare the SOP. Why do we expect only MC to do that?
सो सम अपना भी कुछ सहभाग उसमें होना बहुत जरूरी है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेट क्या देख सकता है कि भाई अभी बहुत सारे सोसाइटीज में ओवरड्यूज रहते हैं, और ओवरड्यूज के लिए भी सेक्शन 154 में अच्छा प्रावधान दिया है, क्या क्या करना चाहिए। बहुत जगह पे लैक्सिटी होती है। अगर इंटरनेट होगा तो ये वो रिपोर्ट में ला सकता है कि भाई ये ओवरड्यूज है, इसके ऊपर अभी तक एक्शन नहीं लिया हुआ है, ताकि वो एमएमसी को भी एक्शन लेने पे मजबूर करेगा, और मेंबर को भी पूछने को हक मिलेगा भाई इसमें क्यों एक्शन नहीं लिया, सोसाइटी का क्यों नुकसान हो रहा है इसमें। क्योंकि खाली 18% इंटरेस्ट कमाना सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। सोसाइटी इज नॉट अ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी इज हियर टू रन द ऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी। तो ये सब चीजें हैं जो इंटरनल ऑडिटर अपने यहाँ चेक करके एक रिपोर्ट दे सके, ताकि it is very important for the smooth functioning of the society and to minimize the scope for frauds and misappropriation. तो अभी फ्रॉड न होने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि भाई एक एसओपी बनाना बहुत जरूरी है, कि भाई ये एसओपी के हिसाब से ही होना चाहिए, और ये एसओपी इंटरनल ऑडिटर को बताने का भाई ये इसमें हुआ है कि नहीं, वो रिकॉर्ड पे ला देगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि क्या होगा कि फ्रॉड करने में मिनिमाइज हो सकता है। यू कैन नॉट एलिमिनेट बट एटलीस्ट मिनिमाइज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज, अभी तो सब ऑनलाइन पेमेंट हुआ है, लेकिन बहुत जगह क्या होता है कि कभी सेक्रेटरी फॉरेन जा रहा है, कभी चेयरमैन फॉरेन जा रहा है, और वो मैनेजर के पास ब्लैंक चेक साइन करके दे देते हैं। ये गलत बात है। अगर है तो ऐसा कुछ प्रोसीजर कीजिए कि दूसरा मेंबर को अथॉरिटी देके रखे, उसके कस्टडी में रखे, जो वो मैनेजर मांगेगा तभी चेक साइन अमाउंट डाल के दे देवे। क्योंकि आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक मैनेजर ने बड़ी सोसाइटी में फ्रॉड करके भाग गया, और वो 8-10 सोसाइटी से गफला किया था। हम लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं टाइम की वजह से, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। कैश एक्सपेंसेस ऑल्सो शुड बी केप्ट मिनिमल। द मोमेंट कैश एक्सपेंसेस आर मोर, देयर इज द रूम फॉर सस्पिशन। तो बट कोई ऐसे एक्सपेंस रहते हैं, गणपति फेस्टिवल, नवरात्रि, वहां कैश देना ही पड़ता है, लेकिन दो शुड बी मिनिमल। Puranik sir, how much more time, sir? हो गया मेरा सर जी, 1 मिनट ना, 1 मिनट। Okay, sir. आई एम थ्रू नाउ। सो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड ensure that our society does not go for re-audit or test audit. Thank you. सर मेरा हो गया है। सर धन्यवाद आपका, यू हैव गाइडेड अस ए लॉट, एंड आई एम श्योर कि अपने फ्रेंड्स जो आज अटेंडी हैं यहाँ पे, मैं कई मैनेजिंग कमेटी में है, कई मेंबर्स हैं, तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज द ऑडिट रिपोर्ट। आई वुड लाइक टू ऐड 1 or 2 मोर थिंग्स कि हमको टेस्ट ऑडिट क्यों करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए 5 लाख रुपए दिया हुआ है, 5 लाख का टीडीएस काटना है, गवर्नमेंट के खाते में जमा करना है, टाइम पे जमा नहीं करते हो तो 200 रुपये पर डे का पेनल्टी या टैक्स, इनकम टैक्स के एक्ट के अनुसार 200 रुपये पेनल्टी जमा करने का मतलब ये होता है कि सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी ने नेग्लिजेंस और ओमिशन किया हुआ है, वो टाइम पे उनको जमा कर देना चाहिए था, नहीं किया हुआ है, तो मानो अगर बरस भर में आपने पेनल्टी 20,000 रुपये पेनल्टी भर दिया मैनेजिंग कमेटी ने। टिपिकली आपको साधारण तौर पे अकाउंट्स में ये देख के समझ में नहीं आने वाला है कि 20,000 रुपये पेनल्टी का गया, वो उसी टीडीएस की रकम के साथ में जोड़ के आपको दिखा दिया जाता है। हाउएवर, अगर आपको उसका ज्ञान है, आपको ऐसा लगता है कि देखो सिक्योरिटी का टीडीएस काटा था लेकिन टाइम पे जमा नहीं किया, तो हम लोगों के ऊपर वो पेनल्टी का बोझा हम सारे सोसाइटी मेंबर्स के ऊपर आ रहा है। दूसरा होता है
आपने समझो लाइट का बिल आया आपके पास में, आपको पता है मुंबई शहर में एटलीस्ट क्या हो रहा है कि बिफोर डेट, डिस्काउंट डेट, आफ्टर डेट के बाद में इतना रुपए भरना है, वो सब का भी प्रोविजन है। तो आपका मानो महीने का लिफ्ट का इसका उसका मिला जुला के 1 लाख रुपया आपका लाइट का बिल आया। टाइम दिया हुआ है, डिस्काउंट के टाइम के पहले भरोगे तो कुछ छोटा मोटा डिस्काउंट मिल जाता है, 200, 500, 1000, सोसाइटी को बेनिफिट मिल जाता है उससे। टाइम पे भरा तो टाइम पे भर दिया, कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन टाइम के निकलने के बाद में अगर भर रहे हो तो उदाहरण के तौर पे 1000 रुपये आपने पेनल्टी भरा हर महीने में, किसी महीने में 500 भरा, किसी महीने में 1000 भरा, किसी महीने में जो भी कुछ भरा, सब मिला के बरस का आपको 25-30 हजार रुपये पेनल्टी भर दिया आपने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बिल का। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा घर का नहीं है, रिमेंबर दैट, कि छोटा छोटा अमाउंट आएगा। सोसाइटी का इलेक्ट्रिसिटी बिल बड़ा होता है, लिफ्ट का आता है, पानी का पंप का आता है, स्टेयरकेस के लाइट्स वगैरह का आता है, पैसेज की लाइट है, ये है वो, एसटीपी प्लांट का खर्चा है, सो मेनी अदर थिंग्स भी होता है उसके अंदर। तो ये एक डिटेक्ट करने के लिए कि आपने यानी मैनेजिंग कमेटी ने सोसाइटी मेंबर का कितना नुकसान किया और चुपचाप वो चीज पास करा के ले लिया, उस चीज के लिए आप टेस्ट ऑडिट करवा सकते हो, स्पेसिफिक मुद्दा। और अगर ऐसे ही कई ढेर सारे मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं, 1 मुद्दा, 2 मुद्दा, 10 मुद्दा, 10 टॉपिक या 10 डिटेक्ट किया आपने, तो टेस्ट ऑडिट जाएगा। जैसे पुरानिक सर ने बताया 81(3) के अंदर में टेस्ट ऑडिट जाएगा, री ऑडिट जाता है 81(6) के अंदर। तो ऐसे 10-12 मुद्दे हैं तो टेस्ट ऑडिट कराना है आपको, और ऐसे बहुत से हजारों मुद्दे हैं तो आप री ऑडिट कराइए, या 3-4 साल का ऑडिट एक साथ करा दिया है तो वो इनवैलिड है, अब उसका री ऑडिट होना ही होना है, वो सोसाइटी उस चीज के लिए अप्लाई कर सकती है। री ऑडिट सिर्फ 5 साल के लिए क्यों करना है, उसका एक टेक्निकल रीजन है। सेक्शन 88 में ऐसा लिखा है कि आपने पैसे का घपालेबाजी किया, खाना पीना किया, मिसअप्रोप्रिएट कर दिया, सोसाइटी के मेंबरों का नुकसान कर दिया, तो सेक्शन 88 का लिमिटेशन है 5 साल का, दायरा पर सिर्फ 5 साल का वसूली करने का वापस। तो री ऑडिट भी सिर्फ 5 साल का ही होगा, क्योंकि अगर 6ठे साल का किया और 6ठे साल में पिछले 6th ईयर में अगर कुछ डिटेक्ट हुआ तो वो रिकवर नहीं हो सकता। इसे गवर्नमेंट ने August 2015 को एक परिपत्र निकाला। I'll try to display it on the screen. Just hold on for a minute. ये देखिए, ये परिपत्रक है, फोर्टीन 12/2015 का। उसमें 81(6) यानी री ऑडिट के लिए मेरा फेयर लेखा परीक्षण, फेयर लेखा परीक्षण का मतलब है री ऑडिट, दिस इज नॉट टेस्ट ऑडिट, इट इज री ऑडिट अंडर 81(6). और ये आपका 88 कलम का वर्णन दिया हुआ है पॉइंट नंबर 4 पे। कलम 88 चोक्शी आदेश तारखेपासून 5 वर्षे खालीपर्यंत घडलेल्या आर्थिक नुकसानाच्या पूरक दोषीवर वेती व जवाबदारी निश्चित करू शकतो। और जैसे पुरानिक सर ने बताया 81(3) केवल मुद्दे सिर्फ टॉपिक पर 81(3) का है, और ये रहा री ऑडिट का पिछले 5 वर्ष का ऑर्डर। इट इज बाय कोऑपरेटिव कमिश्नर पुणे। ये एक फॉर्मेट है ऑडिट का, इट इज ए बिग थिंग, बट
इट गिव्स योर एनेक्चर 48A वगैरह क्या क्या होता है, धीरे धीरे बताता हूँ आपको मैं. इट्स ए लॉन्ग थिंग बट इंटरेस्टिंग है. द ऑडिटर हैज टू गिव ऑल दिस थिंग्स कि मैंने ठीक से ऑडिट किया हुआ है वगैरह वगैरह, मेरे हिसाब से किताब वगैरह ठीक से रखा हुआ है, मैंने जो बैलेंस शीट का चेकआउट किया हुआ है वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ठीक से ऑडिट किया हुआ है. ये एक फॉर्मेलिटी है, लीगल फॉर्मेलिटी है अपने आप को खुद के लिए बचाने के लिए कि भाई मैंने अपने, मुझे जो किताब दिया गया उस हिसाब से मैंने ये ऑडिट ठीक से किया हुआ है. जनरल रिमार्क्स के बारे में दिया हुआ है. अब इस सब जनरल रिमार्क्स में उसको ये बताना चाहिए कि इतना उस सोसाइटी ने एक्स्ट्रा टीडीएस भर दिया है, इतना पेनल्टी भरा हुआ है, इतने बिजली की बिल में पेनल्टी भरा हुआ है, इतना इनकम टैक्स का पेनल्टी भरा हुआ है, इतना टीडीएस नहीं काटा उसका पेनल्टी भरा हुआ है, सोसाइटी जो जीएसटी से कवर्ड है उसमें कितना पेनल्टी भरा हुआ है, वो सब उसको डिटेल्स को देना है. ऑडिटर हैज टू चेक ऑल दिस थिंग्स. आपके सोसाइटी का बायलॉज यूनिक है, आपके सोसाइटी के बायलॉज में क्या क्या लिखा हुआ है वो उस हिसाब से आप खर्चा पानी आप कर सकते हो सकता है आपके सोसाइटी के बायलॉज में आपने ये अमेंड करवा लिया हो कि आप महीने में 1 लाख रुपया कैश का प्रोविजन कर सकते हैं, परफेक्टली लीगली पॉसिबल. अभी ऑडिट मेमो में सोसाइटी का नाम आता है, क्लासिफिकेशन आ जाता है, ऑडिट मेमो एज पर ऑडिट रजिस्टर, एक ऑडिट रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर सोसाइटी का, तारीख सोसाइटी का, कौन से वार्ड में है वगैरह वगैरह, ऑडिटर का नाम, उसका उसका खुद का क्लासिफिकेशन क्या आता है, कौन से तारीख को शुरू किया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे ऑडिटर्स मोस्ट ऑडिटर्स मिसचीफ करते हैं, फ्रॉड करते हैं. तो दिस हैज टू बी चेक्ड विद द मैनेजिंग कमिटी मिनट्स कि भाई आपने ऑडिट तो कंप्लीट कर दिया लेकिन एमसी के मिनट्स में कभी उसको अप्रूव किया. दैट वे आपके सोसाइटी में मेंबर्स में से फ्रॉड अगर हो रहा है तो वो इस चीज से आपको पता चलता है. आपने मेंबरशिप एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप ट्रांसफर फीस, आपका शेयर ट्रांसफर प्रीमियम, आई रजिस्टर, जे रजिस्टर वगैरह, उसको सारे चीज को चेक करना ऑडिटर का काम है. ऑडिटर ये नहीं बोल सकता है कि मैं सिर्फ अकाउंट्स, वाउचर और चोपड़ा चेक करूंगा. तो ये सारी चीजें हैं. एंड देन देयर आर, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का ग्रेड्स दिया हुआ है. This is an order of so and so date and there are so many details कि सोसाइटी में ABC क्लासिफिकेशन कैसे दिया हुआ है वगैरह. अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड सोसाइटीज टेबल ए में दिया हुआ है. जैसे एक उदाहरण के तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो क्या क्या ऑडिट कर सकता है, वो इतने सारे लोगों को ऑडिट कर सकता है. स्पेशल ऑडिटर को लेना है क्लास बी में तो सिर्फ वो हाउसिंग सोसाइटी 100 मेंबर के ऊपर की सोसाइटी सिर्फ वो ऑडिट कर सकता है. उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ये दिया हुआ है. शुड बी पोजेसिंग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री. अब सर्टिफाइड ऑडिटर जो टिपिकली नॉर्मल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में होता है, ही शुड बी ए डिग्री एंड, यहाँ पे एक शब्द को गौर करिए, एंड लिखा हुआ है. ही मस्ट हैव कंप्लीटेड, जिसको हम कहते हैं टिपिकली GDCA, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेशन एंड अकाउंटिंग. वो कौन सा ऑडिट कर सकता है, वो 100 मेंबर के ऊपर के सोसाइटी का कर सकता है और 100 मेंबर के नीचे के सोसाइटी का भी कर सकता है. कौन कौन ऑडिट नहीं कर सकता है उसका भी क्लासिफिकेशन दिया. ये सारे के सारे आपको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के वेबसाइट में मिल जाएगा. So let us conclude on this one. We'll take a short break for our sponsors. Just be with us for 2 minutes.
and we'll come back to you. Welcome back, friends. We will take up our question and answer session. Before we start, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन सिर्फ आज के टॉपिक के ऊपर ही हम बातचीत करेंगे, और कोई टॉपिक के ऊपर आप प्रश्न पूछोगे तो उसका जवाब उस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे. फ्रेंड्स हु वांट टू आस्क क्वेश्चंस, प्लीज क्लिक ऑन द हैंड सिंबल. आपके स्क्रीन पे देखिए हैंड सिंबल है, उसको आप क्लिक करिए. वी विल कम बैक टू यू इन सीक्वेंस. We are taking only one very short question per person. We are not taking multiple questions. When asking questions, please switch on your video. If your video is not on, then we are not taking your questions. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. This knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis, without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So our first question is from Agnolo Gomes. Mr. Agnolo Gomes. Okay. Mr. Hasrat Shah. Good evening, sir. Good evening. Please go ahead. मेरा सवाल ये है सर कि अगर समझो 3 साल का पहले का जो ऑडिट हुआ नहीं है, एजीएम बुलाई गई नहीं है और एडॉप्ट नहीं हुआ है, ये जो बैलेंस शीट और अकाउंट स्टेटमेंट जो है, अगर वो एडॉप्ट किया गया नहीं है, तो ये साल का मतलब जो अभी जो ये साल हो गया उसका ऑडिट हो सकता है क्या? ये मेरा सवाल है. पुराणिक सर. हाँ, मैं प्रैक्टिकल जवाब दूंगा और हेमंत सर लीगल जवाब देंगे. देखिए, ऑडिट में इंपॉर्टेंट क्या है कि बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस लेना बहुत जरूरी है. अगर 3 साल पहले ऑडिट नहीं हुआ है
तो एक कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि उसका क्लोजिंग बैलेंस ठीक है और इसका ओपनिंग बैलेंस ठीक है? तो ऑडिट होगा भी नहीं, ऑडिटर एक्सेप्ट भी करेगा नहीं, ये मेरा कहना है। अगर पिछले साल का नहीं हो तो अगले साल का ऑडिट कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि श्योर नहीं है कि पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस गलत है या सही है। तो ये हेमंत सर आपको लीगल जवाब दे, उसके अलावा भी अगर हो गया होगा, हाँ उसके अलावा भी अगर हो गया होगा, हाँ 3 साल का नहीं हुआ है, 14 साल का हो गया है, हाँ, तो वो ऑडिट रिपोर्ट सही है या गलत है? गलत है, गलत है। वो गलत भी है और गैर कानूनी भी है। तो उसका हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं ना? इसीलिए उसके लिए हम लोग DCRCA को कंप्लेंट कर सकते हैं हम लोग। आप शाह साहब आप म्यूट कर लीजिए आपके माइक्रोफोन को। वी विल आंसर योर क्वेश्चन, वी आर नॉट टेकिंग एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर जी। तो आपका जवाब ऐसा है कि अगर ऐसा है तो वो टोटली गैर कानूनी है, और ऐसी केसेस के लिए वो सेक्शन 81(6) यानी री ऑडिट का बंदोबस्त किया हुआ है। अगर आप बोलेंगे कि मैंने 22-23 का ऑडिट कर दिया, उसको पास कर देता हूँ और पिछले 4 साल का भूल जाता हूँ, तो सोसाइटी वो ऑडिटर दोनों फ्रॉड हैं, दोनों ने चीटिंग किया है, दोनों ने गवर्नमेंट को स्विंडल किया हुआ है, ऐसा समझा जाएगा। सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी पिछला वाला भी और चालू वाला भी, दोनों के ऊपर क्रिमिनल केसेस का बंदोबस्त हो सकता है। एनीवे, थैंक यू मिस्टर शाह फॉर ज्वाइनिंग इन। Next question is by Mr. Jitendra Prasad. Thank you, sir. Very short question. I want to know whether internal auditor should be a CA or knowledgeable person. Okay. Okay. Again, practical answer. Practical answer. हाँ. Practical. Preferably. Yeah. There is some disturbance. Yes, sir. Purendra sir, preferably, please go ahead. हाँ, preferably CA होना चाहिए, क्योंकि उसका बेस, उसका थॉट प्रोसेस, उसका नॉलेज अलग तरीके का रहता है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और मान लो किसी कारणवश उसकी फी अगर सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो कोई नॉलेजेबल को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा कोई कानूनी नहीं है, कि कानून में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि होना जरूरी है, लेकिन होगा तो अच्छा है, या तो नॉलेजेबल आदमी को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर महादेव. मिस्टर महादेव. गुड इवनिंग सर. यस सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एजीएम में ऑडिट, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एजीएम में ऑडिटर होना चाहिए, ये ऐसे बायलॉज में लिखा है सर? सेक्शन में लिखा है। अभी मेरे पास डायरेक्ट सर अग्रवाल सर लिखा है, सेक्शन 81 में लिखा है कि एवरी नोटिस हैज टू गो टू द ऑडिटर एंड ही हैज टू बी प्रेजेंट करके। ओके सर, के जानकारी के लिए ये भी बता दूं मैं। ओके सर, थैंक यू सर। कि जब आपको ऐसा, महादेव साहब आपके लिए बता रहा हूं मैं, कि अगर आपको ऐसा लगता है ऑडिटेड बैलेंस शीट आ गया आपके पास, 15 दिनों के पहले आना है नोटिस के साथ में, और ऑडिट का मतलब ये है कि ऑडिट रिपोर्ट बनेगा। ओके सर। आपको 1 तारीख को ऑडिट रिपोर्ट मिल जाना है, तब जाके आप 16 तारीख को आपका एजीएम कर सकते हो। अगर आपको 1 तारीख को ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिला हुआ है, इसका मतलब है सेक्शन 75 का कंप्लायंस नहीं हुआ है और वो गलत है। अब आपको 1 तारीख को ऑडिट रिपोर्ट मिल जाता है, बैलेंस शीट मिलता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मिल जाता है, और शेड्यूल्स भी मिल जाता है, और आप तजुर्बेकार हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे ये गलत काम हुआ है, ये यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, ये यहाँ पे चीटिंग हुआ है, सोसाइटी के पैसे के साथ में ओके सर, धोखाधड़ी हुई है। तो आप सोसाइटी को लिख सकते हो कि इस मुद्दे पे आप ऑडिटर को मीटिंग में इनवाइट करो अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 81। अग्रवाल सर, एक पॉइंट खाली ऐड करूंगा। yes, आप टू बी स्पेसिफिक सेक्शन 81 सबसेक्शन 5 क्लॉज 1 सबसेक्शन 1। यस, तो इस प्रकार से आप ऑडिटर को मेंबर्स 1/5 मेंबर्स के सिग्नेचर लेके सोसाइटी में दो, और सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी विल बी लीगली बाउंड
to call the auditor in the meeting, and then the members can ask him कि ये आपने Okay. एक्सेस टीडीएस पास कर दिया अकाउंट्स में, आपने ऑडिट रिपोर्ट में आपके रिमार्क्स में ये क्यों नहीं लिखा कि ये पेनल्टी का रकम था, ये सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी खर्चे में नहीं दिखा सकती थी, ये सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी का डेफिशिएंसी और ओमिशन है, इससे सोसाइटी को रिकवर करना है, ये सारे क्लॉजेस ऑडिटर को लिखना है। और अगर नहीं लिख रहा है ऑडिटर, तो आपके पास ऑप्शन है प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट केस कर सकते हो सोसाइटी के उस मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध में जो इसमें साथ देता है। साथ किसने दिया? बैलेंस शीट में सिग्नेचर किसका टिपिकली होता है? चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का। और अब ऑडिटर ने भी फ्रॉड किया हुआ है क्योंकि उसने डिटेक्ट नहीं किया और नीचे साइन करता है ना, बोलता है ना मेरे ओपिनियन में सब ठीक ठाक है वगैरह वगैरह, वो जो टिपिकल डायलॉग है। तो ये सब प्रोविजंस है लॉ में, हम लोग एक्टिवेट नहीं करते, वो बात अलग है। एनीवे, थैंक यू मिस्टर महादेव फॉर ज्वाइनिंग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर तुषार दंडवटे। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम सर। मिस्टर तुषार दंडवटे। मिस्टर तुषार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर किशोर विठल। मिस्टर किशोर विठल। ओके। उसके बाद में मिस्टर अश्विन करनी। हेलो। यस मिस्टर अश्विन, प्लीज। आवाज आ रही है सर? हाँ जी। एक तो ऑडिट, हमारे इधर ऑडिट रिपोर्ट पूरा नहीं देते, जैसा बोले ना बैलेंस शीट और वो ही देते हैं, एक्सपेंडिचर ये रहता है। और दूसरा, मैंने ऑडिट रिपोर्ट के लिए जो कंप्लेंट की थी, तो रजिस्ट्रार से वो लोग ने लेटर भेजा था कि उनको ऑडिट रिपोर्ट दो। उसके बाद उन्होंने टाइम नहीं दिया, तो मैंने दूसरा कंप्लेंट किया था, तो वापस उन्होंने दिया। तो वो टाइम पीरियड क्या रहता है कि उसके अगेंस्ट और वापस आप जा सकते? सोसाइटी पे ध्यान नहीं दे रहे। हेमंत सर। अश्विन जी, जब आपको कॉपी नहीं मिला हुआ है तो आप मेजॉरिटी मेंबर्स के साथ में उस पर्टिकुलर एजेंडा को रेजोल्यूशन पास मत होने दीजिए। और अगर फिर भी मेजॉरिटी मेंबर आंखें बंद करके उस रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं, तो आपने जो रजिस्ट्रार को पत्र दिया, चिट्ठी दिया, लेटर दिया कि इन्होंने मेरे को ऑडिट रिपोर्ट दिया नहीं है वगैरह, वो सब लेके आप कोऑपरेटिव कोर्ट में डिस्प्यूट फाइल कर सकते हो कि भाई ये वाला एजेंडा गलत था, ये डॉक्यूमेंट मिला नहीं, डॉक्यूमेंट के बेस पे ही ये एजेंडा पास होना था, डॉक्यूमेंट नहीं है तो एजेंडा कैसे पास हो गया? सो इट इज ए फ्रॉड। और वो कोऑपरेटिव कोर्ट में आप उस चीज का समाधान के लिए फाइल कर सकते हो। ओके, अकेला में कोऑपरेटिव कोर्ट तो काफी लंबा है। उसका तो जवाब नहीं मेरे पास सर जी। कोऑपरेटिव कोर्ट लंबा है, छोटा है वगैरह, जो भी कुछ है। आपको मैं लीगल रास्ता बता रहा हूँ। कोर्ट के पास कितना समय है, आपके पास कितना बजट है, वो सब इस वेबिनार में कवर्ड नहीं है सर। एनीवे, थैंक यू मिस्टर अश्विन फॉर जॉइनिंग इन। ये बारे में मैनेजिंग कमेटी फॉर्ड ही करती रहेगी, वैसा है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर गणपत राठौर। हेलो। मिस्टर गणपत राठौर। हाँ, नमस्ते सर। तो ऑडिट रिपोर्ट का ग्रेडेशन ए, बी और सी ये कहाँ होता है? तो वो जहाँ ऑडिट रिपोर्ट में एंड में लिखा रहता है कि आई गिव अ रेटिंग ऑफ सच एंड सच करके, वो ऑडिट रिपोर्ट में आता है। ये रेटिंग कौन करता है? ऑडिटर करता है। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट का ग्रेडिंग करते हैं? नहीं, अपने रिपोर्ट का नहीं, ऑडिटर वो अकाउंट्स का रेटिंग करता है, अकाउंट्स का रेटिंग करता है सोसाइटी का अकाउंट। हाँ, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय किशोर विठल। मिस्टर किशोर, आर यू देयर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर फ्रांसिस मेनेजिस। हेलो। 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 मिस्टर फ्रांसिस मेनेजिस।
Hello, Hello, sir. hello, Sir, can I? hello. My question is regarding MC office bearers. Whether it is compulsory going for training regarding, especially for account section. Is there any provision in the bylaws or in the act? The basic knowledge of account must. Is there any rule like that? There is, I said ki in section 154B, they have used the word may undergo. They have not used the word the MC must undergo. But आजकल क्या हो रहा है प्रैक्टिकली, डेप्यूटी रजिस्ट्रार सोसाइटी को लेटर लिख रहा है कि भाई फेडरेशन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आपके एमसी को और जो मेंबर इंटरेस्ट है उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दो करके. Agarwal sir, am I right? Yes, sir. There is no such specific Yeah. thing for writing the accounts. That is the work of an accountant and the auditor. The managing committee is supposed to be getting trained for a routine day-to-day working, registers, records, etc., etc. But accounts can be included in that. Thank you. Hello, sir. Hello. Please do not interrupt. We will call you. Okay. Next question is by Mr. Kishore Vittal. Mr. Tushar. यस सर, थैंक यू वेरी मच सर. सॉरी सर, मेरा सिस्टम में कुछ इश्यू हुआ था, इसके लिए अनम्यूट नहीं कर पाया म्यूट को. Okay, go ahead. सर जी, उपनिबंधक सहकारी संस्था तालुका कल्याण यांनी सुधाकर पाटील शासकीय प्रशासनिक लेखा परीक्षक कल्याण ह्यांनी आम्हाला ना गेल्या 5 वर्षाचा ऑडिट न दिल्याबद्दल ना आम्ही त्यांच्याकडे तक्रार केलेली, आणि त्यांनी त्यांना श्री पाटील शासकीय प्रमाणित लेखा परीक्षक यांना आम्हाला 7 दिवसाच्या आतमध्ये खुलासा सादर करण्यासाठी सांगितलेला. पण सदर शासकीय प्रमाणित लेखा परीक्षक कल्याण श्री सुधाकर पाटील यांनी काही दिलेलं नाही, म्हणजे ना खुलासा सादर केला, नाही त्यांनी आम्हाला म्हणजे पूर्ण 5 वर्षाचा ऑडिट रिपोर्ट दिलेला आहे, किंवा काही सोसायटी निवडून आल्यानंतर, कमिटी निवडून आल्यानंतर त्यांच्या ताब्यात रितसर ऑफिसचा ताबा पण दिलेला नाही. तर आम्ही वारंवार तक्रार करून पण काहीच ऍक्शन नाही घेत. तर मग ह्याच्यावरती काय करायला पाहिजे ऑडिटच्या हिशोब ऑडिट मध्ये? Puranik sir. हेमंत सर, understood the Marathi. नाही, पण मला एक सांगा, तुम्ही 5 वर्षाचा ऑडिट करण्याची गव्हर्नमेंटने करण्याची वेळ का आली? ऑडिट झाला नव्हता दरवर्षाला की काय आहे? सर, कित्येक वेळेला त्यांना प्रश्न विचारला, पण ते प्राधिकृत अधिकारी सुधाकर पाटील आम्हाला उत्तर पण नाही देत, आणि आता मजेची गोष्ट त्यांनी आमचे फोन पण ब्लॉक करून. नाही, तुमच्याकडे ऍडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केला होता का? हो येस सर. हो. हा, 5 वर्ष ऍडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केला होता का? येस सर. हा, Agarwal sir, his point is there is no MC. The administrator has been appointed, and for last 5 years he has not done any audit or anything. So now you are the best person to reply. साहेब, असं आहे की जर ऑडिट नाही केलेलं आहे 1 वर्षाचं वर्ष, तर जे मॅनेजिंग कमिटी आजच्या दिवशी कुर्सीवर आहे त्याला ते रिऑडिट करून घ्यायला, जनरल बॉडीची परवानगी घेऊन पैसे भरून ते रिऑडिट करून घ्यायला पाहिजे. सर, जनरल बॉडी वरती मीटिंग, जी सर, जनरल बॉडी समोर हा प्रस्ताव ठेवलेला रिऑडिटचा, पण जनरल बॉडी बोलते जर का शासकीय प्रमाणित ऑडिटर हा होता, प्राधिकृत अधिकारी होता, हे त्याचं काम होतं, आणि सर त्यांनी त्याच्यामध्ये फी त्याची घेतलेली आहे. साहेब, ऍडमिनिस्ट्रेटर किंवा अधिकारीचं काम साहेब मध्ये नको बोला. आता झालं तुमचा प्रश्न साहेब. सर, प्राधिकृत अधिकारी यांनी अकाउंटिंगची फी सोसायटीच्या खात्यातून घेतलेली आहे त्याची. मग ते FIR लॉन्च करून टाका साहेब तुम्ही त्यांच्यावर. पर्सनल म्हणजे सोसायटीच्या बिहाफवरती गव्हर्नमेंटला म्हणजे लॉन्च करू शकते, आणि तुम्ही स्वतःही लॉन्च करू शकता साहेब. येस सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर संजय गोयल. Mr. Sanjay Goyal.
So Sanjay Goyal, are you there? Okay. We'll take up next question by Mr. Paul Anthony. Hello. Good Yes, evening, please. sir. Go ahead. Am I Yes, audible? sir. Yes, please. Sir, my question is regarding the expenditure part of draft audit. Now, in the last year, the draft audit 21-22, the expenditure was 2 lakh for lift maintenance. Now, the current, how the accrual system is it? Societies will be doing accounting as per the accrual system. That's one question. Is it correct? Okay, Second, is hello. it the only Yeah. question? No, one more is there in that audit, how the accrual is taken, considered, for the year, for the current year, like 22-23. Okay, That's okay. Say for example, अब क्या होता है? Can I speak in Hindi? yeah, you can speak in. तो अभी क्या होता है कि मोस्टली लिफ्ट में एएमसी रहता है कंपनी के साथ में, तो एएमसी जो रहता है वो एनुअल एएमसी रहता है और एक्सपेंडिचर कभी भी एक्रूअल बेसिस पे ही अकाउंट होना पड़ता है। यानी क्या है, मान लो कि आपने एक साल के लिए एएमसी किया 3 लाख रुपया, लेकिन एक्चुअल पेमेंट आपने क्वार्टर बेसिस पे किया, और लेकिन मान लो 3 लगा 2 लाख दिया, लेकिन वो 2 लाख नहीं, आप सोसाइटी को अकाउंट्स में 3 लाख का ही खर्चा बताना पड़ेगा, क्योंकि वो साल का पीरियड एक्सपेंडिचर है। ऐसा है, वो एएमसी में पीरियड बेस एक्सपेंडिचर बुकिंग करना पड़ता है। और उसमें ऐसे भी हो सकता है कि कोई सोसाइटी के कोई लिफ्ट के कोई आइटम ऐसे होते कि वारंटी के बाहर रहते हैं, तो वो भी सोसाइटी को खर्च, वो भी एक्सपेंडिचर में आ जाता है। तो कभी कभार एक्सपेंडिचर कम ज्यादा होते रहता है। Okay, sir. Yes. We'll take up next question by Mr. Ravi Kumar. Ravi ji. I wanted to. Am I audible? Yes, please go ahead. Sir, actually, I have bought this flat in a redeveloped building, and we were surprised to see that sinking fund is not there, but they have continued the name of Gandhari Society in the rule book. गांधारी सोसाइटी के कायदे से हम लोग अकाउंट्स वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, बट 5-6 साल लग गए रीडेवलपमेंट में। तो सिंकिंग फंड कहाँ जाता है, कैसे होता है, उसके बारे में प्रश्न। पुरनिक सर। हाँ, ओके। अभी सिंकिंग फंड जो रहता है, तो आपकी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गई, बराबर है? यस सर। तो तभी का जो सिंकिंग फंड था, तो उसका क्या हो गया? वो कैरी फॉरवर्ड हो गया या रीडेवलपमेंट में सब पैसा कॉर्पस करके मेंबर को वापस दिया? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं तो ये सिंकिंग फंड कैरी फॉरवर्ड हो के आपके सोसाइटी के खाते में रहना चाहिए। ऐसा है वो। अब वो सिंकिंग फंड का बीच में क्या हुआ, आपको ही पूछना पड़ेगा। भाई लोगों ने बोला कि भाई हमको कॉर्पस करके वापस दे दो। क्यों वापस दे दो? अरे बिल्डिंग नया है, पुराना सिंकिंग फंड का क्या जरूरत है? ये सब कानूनी बातें हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि उसका क्या हो गया करके। Sir, can I ask the auditor currently who is doing the auditing work? You should ask your MC first, then the auditor. Okay. Okay. Thank you. Next question is by Tarvinder Singh. Tarvinder. Hello, am I audible? Yes, please switch on your video before you ask your question. Okay, then I'll have to just. Okay, please come later on. Next question is by Bhagwat Shinde. Mr. Bhagwat Shinde. सर नमस्कार. नमस्कार सर, बिल्डरने सर सोसायटी हँडओव्हर करताना ऑडिट करून देणं गरजेचं असतं का? त्याने सोसायटी हँडओव्हर करताना काय ऑडिट वगैरे दिलं नाही नवीन कमिटीकडे, फॉर्म दिले नाही तात्पुरती कमिटी, कंपल्सरी ऑडिट हे करून दिलं पाहिजे ना? काय असतं सर? तुमचं म्हणणं आहे की बिल्डरने अकाउंट हँडओव्हर केले तुम्हाला, असं म्हणताय का? ओके, नवीन बिल्डिंग आहे? हो सर. ओके, तर नवीन बिल्डिंग मध्ये कसं असतं की ते ऍक्च्युली तो तुम्हाला काय हँडओव्हर करणार? फक्त हा बोला. त्यांनी बिल्डरने आपल्याकडनं ऍडव्हान्स मध्ये 1-1 वर्षाचे मेंटेनन्स घेतलेले चार्जेस. म्हणजे तो फ्लॅट, हा, तर तो त्याने तुम्हाला काय द्यायचं की तो तुम्हाला अग्रीमेंट मध्ये लिहिलं असेल किंवा हँडओव्हर, किंवा बाबा दर महिन्याला आम्ही पर स्क्वेअर फीट एवढं तुमच्याकडे मेंटेनन्स घेणार, बरोबर आहे? तर बिल्डरने तुम्हाला काय स्टेटमेंट द्यायची की ह्या मेंबर्स कडून मला
एवढ्या पिरियड करता एवढे पैसे आले, काही जणांचे 2 वर्षातील आलेले आहेत आणि आतापर्यंत तुमच्याकडून मला एवढा पैसे आलेले आहेत, हे बॅलन्स पैसे जे ते हा पिरियड पण मी कन्झ्युम केले, ह्याच्या पुढचे पैसे मी तुम्हाला हँड ओव्हर करतोय म्हणून. आता ते तुमच्या कमिटीवरती अवलंबून आहे की बिल्डर करून ऑडिटेड मागायचं की नाही, पण तिथे असं कुठे म्हटलेलं नाही की बिल्डरने ऑडिट करून दिलं पाहिजे. पण तुम्ही सांगू शकता मला ऑडिट करून द्या, कारण आम्हाला मेंबरने एक्सप्लेन करायचं. मेंबर म्हणणार की कुठल्या बेसिस तुम्ही बिल्डरला तुम्ही विश्वास ठेवला का, बिल्डरची एवढी विश्वासार्हता आहे का, तुम्ही बिल्डरला सांगू शकता मला ऑडिट आम्ही ऑडिट फी भरतो पाहिजे, म्हणजे ऍटलीस्ट त्याला एक सँक्टिटी आहे. परंतु त्याचं काम तेवढंच आहे की जे बॅलन्स पैसे तुमच्यावर एक्सेस पुढच्या पिरियडचे रिकव्हर केलेत ते तुम्हाला परत देणं. मेंटेन त्याने काय खर्च केला तो त्याला बांधील नाहीये. अच्छा, म्हणजे ते आपण मागू शकत नाही. त्याने प्री. Can I interrupt, sir? Puranik sir, can I interrupt? Sorry. हाँ. Okay, so when you are taking charge from the builder, you have to take a properly CA certified balance sheet, which should include all the expenditures that he has incurred and necessarily all the assets and its evaluation that he is going to give it to you. भाई लिफ्ट दे रहा है क्या, STP प्लांट दे रहा है क्या, कंप्यूटर दे रहा है क्या, गार्डन के इक्विपमेंट दे रही है, आपके सब एसेट्स हैं. ये एसेट्स आपको आगे चल के आपको डिप्रिसिएशन क्लेम करना है. अगर वो एसेट्स का लिस्ट आपको नहीं देता वैल्यूएशन के साथ में, तो आप अपना आगे का बैलेंस शीट नहीं कर पाओगे. आपको उसका कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट लेना है, ताकि आपको उसका सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड लेना है. एंड दिस हैज ऑल टू बी प्रॉपरली सर्टिफाइड and not just कच्चा signature. So my opinion is anything concerning accounts, the builder में से ठीक है मैं आपको 10 करोड़ रुपीस कॉर्पस दे रहा हूँ या गिफ्ट दे रहा हूँ या ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उधार हो गया, जनरस हो गया और दे दिया उसने आपको, आपने लेके भी खुशी खुशी रख लिया, लेकिन टैक्स लायबिलिटी है या नहीं आपके ऊपर, वो कौन भरेगा? अगर आपके पास ऑडिटेड नहीं है तो आप ये कैसे प्रूव करोगे कि मेरे को आया क्या? आप बोलोगे कि मेरे पास 4 कंप्यूटर दिए बिल्डर ने, 5 साल के बाद में अगर ऑडिटेड नहीं दिया तो वो 5 कंप्यूटर हवा में है सर, आप उसका डिप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर पाओगे. और अगर डिप्रिसिएशन क्लेम किया और टैक्स स्क्रूटिनी हुई तो आपको ये पूछा जाएगा पहले तो आपका एसेट का मेरे को लिस्ट दिखाओ. जैसे आपका उदाहरण के तौर पे भागवत साहब के नाम पे फ्लैट है 101, आपकी ITR में इनकम टैक्स रिटर्न में 101 नंबर फ्लैट का 1 करोड़ रुपया वैल्यूएशन दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? आप दिखाओगे. क्यों दिखाओगे? 10 साल के बाद में जब आप उसको बेचते हो तो तब उसका मजा शुरू होता है. उस समय IT बोलेगा बेच दिया, हाँ कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलोगे कि मैंने तो खरीदा था 10 लाख रुपए में. तो इनका ITR क्या बोलेगा, लो आप बैलेंस शीट दिखाओ किधर आपका रिफ्लेक्टेड है वो 10 लाख रुपया. तो आपने तो रिफ्लेक्ट किया नहीं क्योंकि आपने बताया नहीं था. अगर रिफ्लेक्टेड नहीं है तो क्या आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्लेम कर सकते हो या नहीं? LTCG जिसको कहते हैं वो तभी क्लेम कर पाओगे जब आपने कागज पत्री में दिखाया हुआ है, और नहीं दिखाया हुआ है तो आप फंसे. ऐसे बिल्डर भी फंसेगा और ऐसे सोसाइटी भी. अभी अगर ये सब फंसने का मजा लेना है तो नो प्रॉब्लम, हर सोसाइटी करती है, आपकी भी सोसाइटी कर लीजिए. एनीवे, थैंक यू मिस्टर भागवत फॉर ज्वाइनिंग इन. Next question is by Advocate Rajiv Chaudhary. Advocate Rajiv Chaudhary. Sir, my question is कि एक सोसाइटी है, जो सोसाइटी का ऑडिट तो होता है लेकिन ऑडिट साल में कभी भी हो जाता है, अगले साल में कभी भी होता है, और वो ऑडिट रिपोर्ट वो सबमिट भी नहीं करते हैं रजिस्ट्रार को, और ऐसे ही सालों से चला आ रहा है. तो उसके ऊपर में क्या पिनल प्रोविजंस है? अग्रवाल सर. ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाए तो सेक्शन 75(5) के अनुसार आपके मैनेजिंग कमेटी को डिस्क्वालीफाई और डीबार होना है 5 साल के लिए. और उस ऑडिट रिपोर्ट में जब आप आगे फ्यूचर में कराते हो और आपको ये समझ में आता है कि उसमें पैसे का खाना पीना हुआ है, जैसे हमने अभी चर्चा किया कि आपने TDS नहीं काटा, आपने GST भी नहीं किया, सोसाइटी का नुकसान करा रहे हो,
या सिक्योरिटी को 5 लाख रुपया दे दिया लेकिन एक्चुअल वाउचर सिर्फ 3 लाख रुपए का है, तो ये डिटरमाइन कौन करता है? ये सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, और सिर्फ INE और बैलेंस शीट नहीं, इट शुड बी ऑडिटेड। लाइबिलिटी फिक्स होना चाहिए एक अधिकारी की तरफ से, जब तक वो नहीं होता है वो बैलेंस शीट आपका रद्दी का कागज है और कुछ उसका वैल्यू नहीं है सर। और ऐसे केस में फिर आपको वो 81(6) का रीऑडिट कराना जरूरी हो जाता है। थैंक यू सर। वेलकम सर। मिस्टर तरविंदर सिंह, आर यू देयर? मिस्टर तरविंदर सिंह? Yeah, can you hear me? Yes, please go ahead. Acha, I have a question like the AGM minutes are supposed to be forwarded to all the members within 90 days of conduct of the AGM. And before that, the MC forwards the draft minutes, and if at all there are any objections, then taking into consideration those objections, the final minutes are forwarded within that 90 days. But if the MC doesn't forward the AGM final minutes after taking into considerations of the members who have raised some observations on the draft minutes, what is the action and to be taken against the MC, and whether they can hold the next AGM? ओके, पार्टली मैं जवाब दूंगा, पार्टली अग्रवाल सर देंगे। अब ऐसा प्रोविजन है कि एजीएम होने के बाद 90 डेज में एमसी हैज टू सर्कुलेट द ड्राफ्ट मिनट टू द मेंबर्स। ओके, हाँ, ड्राफ्ट मिनट के बाद में विद इन 15 डेज मेंबर्स को उनकी जो ऑब्जेक्शंस है, कमेंट्स है, वो लिख के एमसी को देना है। और उसके बाद में अगर एमसी को ठीक लगेगा कि कमेंट या ऑब्जेक्शन सही है, मुझे उसमें मिनट में ऐड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद में फाइनल मिनट सर्कुलेट करने का प्रावधान नहीं, वो डायरेक्ट नेक्स्ट एजीएम में आ जाता है। Okay. No, if at all there are valid observations which were raised by the members, are they not supposed to circulate the final minutes, taking into consideration those observations? So that is what, उसमें क्या रहता है सर कि एक पॉइंट एजीएम में रहता है to read the minutes of the last meetings, which include last AGM as well as previous AGMs also. तो उसमें ये पॉइंट कर सकते हैं ना मेंबर्स कि हमारा ये पॉइंट था, ये आपने कवर नहीं किया है करके। अग्रवाल सर कैन टेल यू बेटर। ओके, सिंह साहब मुझे एक चीज बताइए, आपका एजीएम कंक्लूड हुआ 1 सितंबर, राइट? ठीक है, आपके क्या अनुसार मिनट्स कब तक बांट देना चाहिए? कैलकुलेट करिए सर जी। मेरे हिसाब से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बाय 30th of December the final minutes should be circulated. आपका एजीएम हुआ 1 सितंबर को? नो, 30th September को, लेट अस से। ठीक है, 30th सितंबर को, तो दिसंबर एंड तक सर्कुलेट कर देना है। हाँ जी, ठीक है। आपने मिनट्स बनाया, तो मिनट्स बनाता कौन है सर जी आपके हिसाब से? It is the managing committee, like either the secretary is responsible for making those minutes. अभी नेक्स्ट स्टेप है कि मैनेजिंग कमेटी ने बना दिया, आपको सर्कुलेट करने के पहले क्या प्रोसेस यूज होता है, कुछ पता है? उससे पहले वो they have to approve the minutes in the their monthly meeting, one of the monthly meetings they have to approve it. ठीक है, तो एक बार मीटिंग अप्रूव हो गई, मानो आपने 30 सितंबर को एजीएम किया, पुरानिक साहब आपसे भी आर्ग्यूमेंट करूंगा मैं इस चीज के बारे में, बाकी अपने दोस्त को भी, दोस्त हैं जितने भी, दे कैन इंटरप्ट इन बिटवीन। यस, बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई वाज गोइंग टू कंक्लूड द वेबिनार, बट सिंह साहब ने अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिया हुआ है। 30 सितंबर को एजीएम हुआ, 15 दिनों के ऊपर ऑब्जेक्शन आना, 15 दिनों में 100 मेंबर की सोसाइटी है, 5 मेंबर ने ऑब्जेक्शन दिया आपको 15 तारीख तक, दूसरे 5 मेंबर ने ऑब्जेक्शन दिया दूसरे पॉइंट पे, तीसरा सेट ऑफ मेंबर आया 10 मेंबर का, वो बोलता है नहीं नहीं, ये जो ऑब्जेक्शन है ये गलत है, आपने जो लिखा है वो सही है। चौथा मेंबर का सेट आया, मैं अगर हूं तो मैं ये मैं कॉन्स्पिरेसी रचूंगा सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को, अगर मुझे हैरान परेशान करना है
तो इस तरह मेरे पास 4 टाइप के अलग अलग ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं। उसमें से 3 ऑब्जेक्शंस ऐसा आता है कि सर ये आपने ऐसा बोला कि इसको ये लिख दो। बाकी सेकंड सेट भी वही बोलता है, थर्ड सेट भी वही बोलता है, चौथा सेट बोलता है नहीं, ये आपने जो लिखा है बरोबर है। नाउ यू टेल मी सिंह साहब, एमसी को क्या करना चाहिए? मेरा पॉइंट ये है कि लेट अस से कि 30th September को लेट अस से दी AGM was conducted and they are supposed to forward the final minutes by 30th of December. So somewhere around, let us say on 30th of November, they have circulated the draft minutes and asked the members to forward their observations on those draft minutes so that they can finalize the minutes. And so now you have received the minutes on 30th of November, am I correct? Yeah, yes. ठीक, now 15 दिन मिलते हैं, मतलब 15 देने के लिए, yes. 15 दिसंबर तक कितने लोगों को ऑब्जेक्शन आ जाता है, या आपकी संभावना में कितने लोग आ सकते हैं ऑब्जेक्शन लेके? सर चलिए, लेट अस से 3 persons have submitted their observations by 15th of December. That is the stipulated time which the MC has given. So 15 दिसंबर को MC के पास observations आ गई सब members से, that is the final date. So let us say, so they are supposed to consider those observations or convey to the members कि भाई these observations are not valid and this is the final minutes which are being forwarded. उसके now I say कि 3 मेंबर ने दिया, आपने अभी 3 मेंबर का शब्द यूज किया. Yeah, let us say I am just taking a hypothetical number. Yeah, I am also stating in hypothetical position. और दूसरे 4 मेंबर ने उस चीज को कंफर्म किया, सेम पॉइंट्स को. आपने जिस 3 मेंबर ने एक पॉइंट बोला कि सर ये 101 है, आप बोल रहे हो 101 नहीं 102 है. 3 मेंबर बोलते हैं 101 नहीं 102 है, चैलेंज किया उसको. बाकी 4 मेंबर आके ये बोलते हैं नहीं नहीं ये 103 है या 101 जो है वो सही है. अब एमसी को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? No, my point is, when the MC has conducted the AGM, they have gone as per the agenda points, right? So, and like if somebody has raised the objection on any agenda points or on the balance sheet or whatever is there, so point is कि भाई the MC is supposed to take into the factual things and submit. एक मिनट, let us not divert from the issue. हमारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं क्वेश्चंस के लिए. मैंने आपको एक सिंपल चीज पूछी. 3 मेंबर ने ऑब्जेक्शन निकाल के बोला कि सर ये 101 नंबर नहीं होना चाहिए, है ना, ये 102 नंबर होना चाहिए. मतलब मिनट्स में 101 नहीं लिखना चाहिए था आपको. or in the draft minutes they have omitted certain agenda points. No, they have not. Let us not divert again. हम लोग एक स्ट्रिक्ट एक्सेप्ट रिस्ट्रेन करते हैं अपने आप को. कि भाई पास हुआ 101 नंबर, ठीक है ना, एजेंडा में लिखा 101 नंबर फ्लैट का, ऐसा ऐसा ही है, पास करते हैं. वो 3 मेंबर आके बोलते हैं साहब नहीं नहीं 101 नंबर नहीं है, वो 102 नंबर है. दूसरे 4 मेंबर आके ये बोलते हैं उसी 15 दिनों के गैप में कि नहीं 102 नहीं है, ये 101 जो है बराबर है. अब एक और हाइपोथेटिकल पोजीशन लेते हैं हम लोग, और तीसरे और 4 लोग और आके बोलते हैं नहीं 101 भी नहीं है, ये 102 भी नहीं है, ये एक्चुअली 105 है. अब एमसी को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, मुझे शॉर्ट में बताइए सो दैट वी कंक्लूड दिस थिंग. देखिए, इसमें MC is empowered to take the right position and convey it to the members कि भाई ओके ये 3 मेंबर गलत हैं या 4 मेंबर गलत हैं, और उसके साथ में they can put across whatever supporting documents which they have कि no this flat is, let us say I am taking your this thing point only कि this flat is 102 only, it is not 101, your जो भी members हैं your point is not considered, and then they can forward this thing कि भाई whatever agenda points were submitted that were right and those are the final points. They are let me tell you a legal position. Managing committee is the administrative and governing authority of the society. Right. As an administrator of the society, their word is final for all written communications. Yes. Okay. So a managing committee minutes has to be approved in the next आने वाला AGM में. No, sir, I agree with you. But my point is, if they have not submitted the final minutes,
They have just circulated the draft minutes. That is what I am What telling is- सिंह साहब. Yes, sir. मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में पहले टाइम पे जो जनरल बॉडी का मिनट्स बना के आपको दे दिया, that is final. And now the general body has an option of turning it down only and only in the next forthcoming AGM and not intermittently 10-15 लोगों के objections. We will conclude this discussion. Mr. Parvez Kapadia. Yes, sir. Hello. Am I audible? Yes, please go ahead. Sir, a building has been demolished by MCGM in 2018. Till 2017, some audit was been conducted. These 5 years, no accounts, no audits have been conducted. Now the present committee has been done by the new administrator who took place of the society. Now this auditor will take the dues from the members existing in 2017 has to be shown in this new audit in regard to the claiming of maintenance or no, the audit was never conducted through these 5 years. Well, I am not aware of the factual position. Puranik Saab, you have got any comment? हाँ, देखिए अभी डिमोलिश हो गया यानी इलीगल था, ये क्या हो गया? It has been demolished because it was in a C1 category. Okay. Building was under C1 category, demolished by MCGM, and after that the maintenance, everything was been stopped. The builder arrived and builder gave some rents and he also left away. Now the new committee has been has come into the place, and now they are doing the audit for 2023 this year. Now this audit will carry the dues of the members which was existing in the year 2017. देखिए तो it has to be taken into this audit. हाँ देखिए जी, जब भी वो डिमोलिश हो गया उस ईयर में ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ? वो साल के अकाउंट का ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, 2017 there was an audit done. हाँ, तो पहले वो नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा वो सही बैलेंस है या गलत बैलेंस है? तो उसके लिए उसका ऑडिट तो करा के लेना पड़ेगा. योर्स इज अ पेक्यूलियर सिचुएशन. पहले उसका ऑडिट जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका ऑडिट करके फिर उसके ऊपर डिमांड कर सकते हैं कि उसके बाद में कुछ लेन देन होगा ही नहीं, क्योंकि yeah, but a supplementary question that we have to go 5 years back, right? So 5 years back is only 2018. Kapadia sir, we are concluding. We will be taking only 1 or 2 questions. Raj Sable, your question please. Raj Sable, please go ahead. हाँ, यस. हेलो सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि कोरोना के टाइम पर जूनी कमेटी जो थी पुरानी, वो अचानक से कोरोना के समय पर कमेटी उन्होंने छोड़ दी. उसके बाद अब जो नई कमेटी आई है तो उनको उस सोसाइटी के कोई भी पेपर्स या ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिल रहे हैं. लेकिन अभी आई हुई कमेटी को अपना हिसाब किताब जो है वो सही से रखना है, लेकिन उनको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता चल रहा है. तो वो आने वाले साल का ऑडिट कैसे करवाए फिर? ओके. हाँ. अच्छा, मैं प्रैक्टिकल जवाब दूंगा, लीगल आंसर अग्रवाल साहब देंगे. देखिए, अब जब कमिटी ने छोड़ दिया तो उसके बाद में रजिस्ट्रार के पास जाके एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ, 3 मेंबर कमिटी अपॉइंट हुआ या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ क्या उस टाइम पे? नहीं, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा था ना, तो लेटर भी हम डिस्पैच नहीं कर सकते थे. हाँ. ओके. तो ये तो उस टाइम पे आपके हर प्रॉपर्टी टैक्स, पावर बिल कौन पे कर रहा था? वो प्रॉपर्टी टैक्स भी उस समय का पे नहीं किया हुआ है. पावर बिल नहीं, वो भी नहीं किए हुए थे. ऐसे जो नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? पावर बिल तो पावर कट हो जाती थी ना. तो आपको क्या, अभी देखिए जैसा अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उस टाइम का, बैंक का तो डिटेल रहेगा ही रहेगा. हाँ, बैंक का अगर नहीं रहेगा तो कैश का नहीं रहेगा. तो कुछ तो कैश बैलेंस उस टाइम पे होगा, वो बेच लेके कुछ ना कुछ ऑडिट तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा. अच्छा. हाँ, नहीं अप्रूवल लेना चाहिए बस कि ऐसी चीज हमने अप्रूव कर लिया. ऑडिटर को भी बताना चाहिए, ऑडिटर अपना रिपोर्ट में लिख देगा ये मैंने चेक नहीं किया, ये मेरे पास डिटेल नहीं था करके, और फिर अगले सालों से हम लोग ऑडिट कर सकते हैं. यस यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर संजय गोयल. हेलो. संजय. हेलो. बस हॅलो, नमस्कार सर. गोयल बोलतोय. तर आमच्या सोसायटीला A ग्रेडचं मिळतंय रेटिंग. फक्त आमचं ते हिंदी आणि मराठीमध्ये वगैरे होत नाही, आमचं इंग्लिश मध्ये असतं.
आणि सगळे आम्ही देत नाही त्यांना, फक्त इन्कम एक्सपेंडिचर, आणि मी ट्रेजरर आहे सोसायटीचा. तर आमचे चार्ट अकाउंट म्हटलं ते नका देऊ. तर आता द्यायचं की नाही हा आम्हाला प्रश्न पडला, कारण तुम्ही म्हटलं सगळे शेड्यूल सगळे द्यायचे, बॅलन्स शीट आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट वगैरे सगळं द्यायचं. हे बघा, मेंबर झालं तुमचा प्रश्न. हा, ते फक्त मराठी आणि इंग्लिशचं एक मला हे लागेल, सेक्शन कुठल्या अंडर आपलं परमिशन घ्यावे लागतील का? मराठीमध्ये नाही करत आम्ही, इंग्लिशमध्ये देतो बॅलन्स शीट म्हणून. सांगतो तुम्हाला, सर्क्युलर आले ते त्यावेळेला, सेक्शन मध्ये सर्क्युलर आले. आता ऑडिटर ठरवत नाही तुम्ही मेंबरना काय पाठवायचं ते, आपको डिसाइड करना है मेंबर को क्या भेजना. आपको अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो आपको ऑडिट रिपोर्ट देना चाहिए. ऑडिट, हाँ करेक्ट करेक्ट. दूसरा चीज, वो सर्क्युलर है 2020 या 21 में आया हुआ, उसमें क्लियरली लिखा है कि नाउ ऑनवर्ड द ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी इन मराठी, बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल यू कॉल फॉर द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स and pass the resolution that being a cosmopolitan or whatever reasons, this we do not Marathi will not be understood by major people, and hence we would like to have in English, and that resolution copy has to be given to the auditor as well as to the registrar. Okay, thank you sir. Next question is by Shailija. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय नैट. शैलजा मैडम पूछिए आपका प्रश्न, अनम्यूट कर लीजिए. ओके, लास्ट क्वेश्चन इज बाय नेचुरल प्रोडक्ट्स. हेलो सर. हेलो. यस प्लीज मैडम, गो अहेड. You know, every year we get the balance sheet. I mean, just before the AGM, and we get the balance sheet, and suppose we have some objections in that, we raise into the AGM, and then whether those objections are sorted out or not, how will come to know about that? And second question is audit, whether audit is A grade or B grade or C grade, how we will come to know about the audit grade? ओके, तो आपका सवाल पहला है कि हमने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं. ये ऑब्जेक्शन रेज किस पॉइंट के ऊपर है वो डिपेंड करता है कि भाई उसका अकाउंट्स के ऊपर बेरिंग है या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और दूसरा चीज, जैसा मैंने अभी बताया कि एमसी ने पूरा ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 1 और जो कुछ भी फॉर्म्स है पूरा मेंबर को देंगे, तो उसमें पढ़ेगा तो पता चलता है कि अपने सोचे क्या रेटिंग दिया है. बट वो मिलता ही नहीं, बस बैलेंस शीट ही मिलता है. मिलता नहीं, आपको मांगना चाहिए, आपका हक है वो मांगने का. they are legally obliged or legally bound to give you. There is no obligation in this matter. But they should give by default, na? Yes, they should. They bring this point in the AGM and say that from next year we want. Okay. And otherwise, complaint to registrar. Sir, we will take up next question. Okay, We are just have time only for 1 minute. Natural products, please go ahead with your question. Yeah, sir. Thank you very much. Sir, the grievance committee which you mentioned, in which one committee member has to be taken, so it can be any office bearer also in the grievance committee, or they are not allowed? They are used the word MC member. Okay, fine. Understood. Thank you very much. Okay, last question is by Shiva. Mr. Shiva, last question. Please unmute yourself, Mr. Shiva. नमस्ते सर. नमस्कार सर. सर, ऑडिट रिपोर्ट के साथ हम लोग बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं सोसाइटी का? नहीं. There is no such provision in the law. क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में जो टैली करने के लिए बैंक स्टेटमेंट जरूरी होता है कभी कभी. क्या बोले आप? ऑडिट रिपोर्ट में जो फिगर्स है उनको टैली करना है, क्रॉस चेक करना है बैंक के स्टेटमेंट के साथ में. That is the job of the auditor. सर, लेकिन ऑडिटर ने फर्जी काम किया था. कॉन्ट्रैक्ट एक के नाम पे और पेमेंट दूसरे के नाम पे हमने बैंक स्टेटमेंट डाला था, उसमें तो पेमेंट किसी दूसरे के नाम से हुए बहुत सारे.
लेकिन ये आपको सेपरेट क्वेरी रेज करना पड़ेगा एमसी को। ये ऑडिट रिपोर्ट, ये बैंक स्टेटमेंट नहीं मिल सकती आपको ऐसे ऑडिट रिपोर्ट के तहत। मान सकते हैं, लेकिन एमसी में शिवा साहब आप वो सेक्शन अलग से है, एक सेक्शन है डॉक्यूमेंट मांगने का 154B(8) है शायद, पुरानिक साहब। हाँ, यस, यू कैन आस्क। उस सेक्शन में आप एक एप्लीकेशन कर सकते हो, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 154B(8) मुझे फला फला डॉक्यूमेंट दे दो। सोसाइटी का डॉक्यूमेंट है वो, बैंक स्टेटमेंट है तो भी, लेकिन सोसाइटी का है, आपका पैसा ही उसके अंदर रिफ्लेक्टेड है, आप उसकी कॉपी मांग सकते हो। वो टाइम पे देंगे नहीं देंगे वो अलग प्रश्न है, लेकिन आपका मूल प्रश्न ऐसा है कि मेरे को बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मेरे को क्रॉस चेक करना है, एजीएम के पहले करना है या बाद में करना है, पर आप कर सकते हो। थैंक यू मिस्टर शिवा फॉर ज्वाइनिंग इन। Before concluding, I would like to thank our speaker, Mr. Mahadev Puranik, for all his knowledge sharing to our friends over here. It was very interesting, all the discussions and everything. I once again thank him. And now, with the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, Puranik sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Good session. Thank you. Thank you very much. God bless.